बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, सुबह खैर। आप देख रहे हैं एक्सप्रेसो, मैं हूं हिनाद और मैं हूं अली अनीक सैयद। उम्मीद आप खैर आफियत से होंगे और मौसम का लुत्फ उठा रहे होंगे। वैसे तो सियासी तौर पर बहुत गर्मा गर्मी है, लेकिन उसकी भी बात करेंगे। लेकिन पहले बात करेंगे कि अल्लाह की खास रहमत का नज़ूल हुआ है जनाब मदीना मुनव्वरा पर, और उसके मुल्हिका इलाकों में काली घटाओं ने डेरे डाले, गरज चमक के साथ खूब जमकर बारिश बरसाई। मस्जिद नबी शरीफ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में भी बारान रहमत खूब धुआंधार हुई, जिससे रोज़ा अतर और गुंबद खिजरा पर बारिश के कतरे बरसकर रूह परवर और ईमान अफरोज़ मनाजिर पेश कर रहे थे। आप मनाजिर अभी देख भी सकते हैं अपनी स्क्रीन पर। बारिश के खूबसूरत कतरे जब सब्ज गुंबद पर गिरे तो ज़ायरीन की आंखें शुक्र इलाही से चमक उठी। जी हाँ, हज़ारों की तादाद में मौजूद ज़ायरीन ने सजदा शुक्र बजा लाया और अल्लाह ताला का खूब शुक्र अदा किया कि उसने अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शहर को एक बार फिर अपनी रहमत से नवाजा है। और इंतहाई रूह परवर ये मनाजिर थे मस्जिद नबी के, जो अभी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। किस कदर खूबसूरत बारिश है और किस कदर खुशगवार माहौल में जो ज़ायरीन है वहाँ पर मौजूद हैं, सजदा शुक्र कर रहे हैं। बारिश के बाद मौसम की बात करें तो मौसम इंतहाई खुशगवार हो गया है। ताहम दर्जा हरारत में वाज़े कमी भी रिकॉर्ड की गई है और उससे फिर सर्दी में नुमाया इजाफा हुआ है। इसी के पेश नज़र महकमा मौसमियात और मकामी हुकाम ने मदीना मुनव्वरा आने वाले जो ज़ायरीन हैं उनसे खुसूसी अपील की है, वो ये कि वो गर्म कपड़े और जैकेट्स और दीगर जो ज़रूरी लिबास हैं वो ज़रूर साथ रखें, ताकि अचानक सर्द मौसम से वो महफूज रह सकें। तो आप भी अगर उम्रा प्लान करें तो उसके लिए आपको ज़रूरी है कि अपना एक जो बैग है वो इस तरह के कपड़ों का भी पैक करें। अगर मौसम फौरन से स्विच होता है तो आपके लिए आसानी रहे। वैसे इंडोनेशिया के सदर ने भी अपना बैग पैक किया है और वो पाकिस्तान आ गए। पाक इंडोनेशिया सिफारती ताल्लुकात के 75 साल मुकम्मल। इंडोनेशिया के सदर आज 2 रोज़ा दौरे पर पाकिस्तान पहुंचेंगे और मेहमान सदर वजीर आजम शहबाज शरीफ की दावत पर दौरा कर रहे हैं। और तर्जमान दफ्तर खारजा का कहना है कि इंडोनेशियन सदर वजीर आजम सदर और फील्ड मार्शल से भी मुलाकात करेंगे। दोनों ममालिक के वफूद तिजारत सरमायाकारी समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन के फ़रोग पर बात होगी। तो जनाब हम वेलकम है। ये एक सबसे बड़े इस्लामिक कंट्री के सदर का जो दौरा है, पाकिस्तान का दौरा, ये बड़ा खुशाइंद है और हम उम्मीद करते हैं कि इसी तरीके से सफारती महाज पर पाकिस्तान कामयाबियां समेटता रहे। और जनाब क्विकली आपको ये भी अब बताते हैं कि लाहौर समेत पंजाब भर में ट्रांसपोर्टर्स ने आज पहिया जाम हड़ताल का ऐलान किया हुआ है। और पाकिस्तान ट्रांसपोर्ट मुत्तहिदा एक्शन कमेटी के रहनुमाओं का ये कहना है कि पंजाब हुकूमत ट्रैफिक ऑर्डिनेंस 2025 फौरी वापस ले। ट्रैफिक ऑर्डिनेंस 2025 मंजूर नहीं है और ऑर्डिनेंस के जरिए जो भारी जुर्माने वसूल किए जा रहे हैं ये ट्रांसपोर्टर्स के साथ जुल्म है। और जब तक ऑर्डिनेंस वापस नहीं लिया जाता पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं चलेगी। उनके मुताबिक गुड्स ट्रांसपोर्ट, मिनी मजदा, लोडर्स और रिक्शे वगैरह भी इसमें इस हड़ताल में शामिल होंगे। और इसी के तहत जो मुज़ाकरात भी हो रहे हैं, 2 बजे दूसरा दौर होना है। तो देखते हैं कि मुज़ाकरात में क्या जो है वो पेशरफ्त होती है और क्या चीज सामने आती है। सियासी दर्जा हरारत का आगाज में जिक्र किया था, वो बढ़ता चला जा रहा है और उसकी भी बात कर लेते हैं। जुम्मे के रोज DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद हफ्ता और इतवार के रोज खासी गर्मा गर्मी हमें नजर आई और फिर हफ्ते के रोज तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने यह कहा कि कॉन्फ्रेंस से मायूसी हुई है, एक दूसरे को स्पेस देना होगी, क़यादत जेल में है, मुलाकातों पर पाबंदी है। किसी भी तबाही की इब्तिदा हमेशा से चंद नामुनासिब अल्फाज की अदायगी से होता है। अपने ईगो को जाने देना होगा, एक दूसरे को स्पेस देना होगा, किसी अच्छी तरह सिम्मत में बढ़ना होगा। अगर जेल में लीडर जेल में है, केसेस उस पर बने हुए हैं, बोगस केसेस बने हुए हैं, जनवरी 2025 में कन्विक्शन हुई है, आज दिसंबर 2025 है, उसका केस लग नहीं रहा, मुलाकातें हो नहीं रही, लीडरशिप की मुलाकातें नहीं हो रही, केस लग नहीं रहे। और असद कैसे ने कहा कि मुस्तरद लोग कहते हैं कि बानी PTI से मुलाकात नहीं होगी। वो 2 मिनिस्टर उस दिन बैठे, वो बड़ी बड़ी जी मुलाकात नहीं होगी। वो तू कौन हो? तो वो मुलाजिम हो, तुम तो आए हो और उधर कहते हो तुम्हारे तो अवाम ने तुम्हें मुस्तरद किया, अवाम ने तो तुम्हें वोट ही नहीं दिया, अवाम ने तो तुम्हें रिजेक्ट किया और तुम कहते हो कि मुलाकातें नहीं होंगी। गालिबन यहाँ पर आजम नज़ीर तारड़ और अता तारड़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस का जिक्र किया जा रहा है। दूसरी जानिब गुज़िश्ता रोज़ तहरीक इंसाफ ने पेशावर में जलसा किया और जलसे से खिताब करते हुए वज़ीर आला सुहेल आफरीदी ने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नेंस है तो तीसरी बार मुंतखब हुए। गवर्नेंस वहाँ नहीं जहाँ IMF ने चार्जशीट दी, 5300 अरब रुपए एलीट और कब्जा माफिया ने चुराए, ये पैसे खाने नहीं देंगे। बात की जाती है कि यहाँ पर गवर्नेंस नहीं है,
खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नेंस है, इसलिए खैबर पख्तूनख्वा की अवाम तीसरी दफा इमरान खान को वोट दे रही है। गवर्नेंस वहां पर नहीं है जहां पर IMF ने चार्जशीट दी है कि इन लोगों ने 5,300 अरब रुपए की करप्शन की है। ये जो 5,300 अरब रुपए है, ये मेरे पाकिस्तान के आवाम के टैक्स का पैसा है, जो एलीट माफिया जो मुल्क पर काबिज किया गया है, इन्होंने चुराया है। हम आपको खाने भी देंगे और माफ करने भी देंगे, तो ऐसा नहीं है। हम सवाल पूछेंगे आपसे। और इसी जलसे में हमने डी चौक जाने की बातें भी सुनी। उधर वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ ने कहा है कि बानी PTI जहनी मरीज हैं। PTI पाकिस्तान का दिफा कमजोर करना चाहती है। मुल्क की तामीर और तरक्की हमारा शेवा है। 190 मिलियन पाउंड में करप्शन करने का, तोशा खाना के तहत करोड़ रुपए के बेच के घर ले जाने का, पब्लिक फंड में इम्पेजनमेंट करने का, अरबों रुपए के फलाही मंसूबों के फंड खा जाने का जवाब ये नहीं है कि फौज बुरी है। तुम फौज को बुरा इसलिए कहते हो क्योंकि तुम अपनी नाकामियां छुपाना चाहते हो। इसी सूरत हाल पर हम बात करेंगे। मैं ज्वाइन कर चुके हैं शौकत पराचा साहब, सीनियर तज्जियाकार हैं। अस्सलाम वालेकुम पराचा साहब, गुड मॉर्निंग। सबसे पहले पराचा साहब, DG ISPR की जो जुम्मे के रोज हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसका जिक्र करते हैं। इसके बाद आपको लगता है कि जो हुकूमत है वो PTI पर पाबंदी आयद करने के फैसले में जल्दी करेगी? बहुत शुक्रिया। DG ISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस की रेजोनेंस तो जारी रहेगी, क्योंकि DG ISPR का ओहदा पूरी पाक फौज की तर्जमानी का ओहदा है, और अब चूंकि चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस का ओहदा बना तो नेसेसरली ये सारे मामलात DG ISPR ने वाज़ेह तौर पर बयान किए। और वो क्या थे कि पाक फौज का कलेक्टिव रद्द अमल आया जो कुछ पॉलिटिकल एरिना में होता रहा है। और उस पॉलिटिकल एरिना में मसलन अभी आपने भी बैरिस्टर गौर खान साहब का वो शॉर्ट सुनवाया कि ईगोस को पीछे करना होगा। ये ईगो 4-5 साल से किसकी डिस्कस हो रही है? मसलन वहां पर उन्होंने कहा कि अलकाबात नहीं देने होंगे। अभी पिछले हफ्ते पूरा हफ्ता PTI के अपने ट्विटर हैंडल से क्या चलता रहा, जिसका जवाब DG ISPR ने भी दिया, ज़हनी मरीज की बात की। इसलिए इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद पाबंदी का मामला और शिद्दत से आगे बढ़ेगा, क्योंकि अब इसकी कॉनोटेशन आ गई है भारत के साथ। जो बानी PTI खान साहब की बहनों ने वहां इंटरव्यू दिए, जिस तरह से वहां से रद्द अमल आता रहा, और जो PTI का ट्विटर हैंडल कहता है वही बात इंडियन मीडिया उठा रहा होता है, तो डायरेक्ट जब एक कंसर्न बन गया कौमी सलामती का, सिक्योरिटी ऑफ पाकिस्तान का बन गया, तो अब मामलात आगे बढ़ेंगे। हाँ, कोई बहुत बड़ा, जो मुझे नहीं नजर आता, कोई बहुत बड़ा इनकलाब आ जाए यहाँ पर जिसकी वजह से ऐसा ना हो सके, वरना फैसल वाडा साहब ने बड़े वादे तौर पर बातें कर दी हैं। 4-5 चीजें हैं और वो होती भी यकीनी नजर आ रही थी, जिसमें आपने एक बात की। उसके बाद 9 मई वाले केसेस को ज्यादा तेजी से आगे बढ़ाया जाएगा, और खुद बानी PTI खान साहब के हवाले से मसलन आपने देख लिया कि ECL पर नाम आ गए, दर्जनों नाम आ गए। अब PTI के लोग बाहर नहीं जा सकेंगे। आपने देख लिया कि अगर ऐवानों में यानी सेनेट और कौमी असेंबली में अगर उसी तरह के हंगामे होंगे तो फिर उनकी जो रुकनीयत है वो मुअत्तल कर दी जाएगी। फिर गवर्नर राज के हवाले से, यानी सोहेल आफरीदी साहब अभी कह रहे थे गवर्नेंस बहुत अच्छी थी तो हमें तीसरी बार हुकूमत मिली। गवर्नेंस का क्वेश्चन कब डिस्कस हुआ है इन 10-12 सालों में? ये इश्तियाल अंगेजी, रेटरिक, पेरिफेरल इश्यूज तो आए, किसी भी हुकूमत की परफॉर्मेंस इस तरह से डिस्कस नहीं हुई, सिवाय सिंध गवर्नमेंट है, क्योंकि उनको हमेशा वो रगड़ा लगता रहता है, तो उनकी तो डेली बेस पे एहतसाब भी होता है, जवाब तलबी भी होती है, अकाउंटेबिलिटी भी होती है।
बाकी तो किसी गवर्नमेंट की परफॉर्मेंस डिस्कस नहीं हुई। ये केपी वाली हुकूमत की तो खसूसी तौर पर कभी परफॉर्मेंस या गवर्नेंस पर बात नहीं हुई, ना खान साहब की जो 3.5 साल की हुकूमत थी उसकी कारकर्दगी पर कभी बात हुई थी। यानी जैसे ही वो हुकूमत से गए वो श्रीलंका तर्ज की डिफॉल्ट का तो खुद कहते रहे, IMF को खुद खतूत लिखते रहे कि पाकिस्तान के साथ आप अपना प्रोग्राम आगे ना बढ़े। थैंक्स गॉड के ना वो श्रीलंका वाला डिफॉल्ट का सूरत हाल पैदा हुई और ना ही IMF यहाँ से छोड़ के चला गया, क्योंकि IMF की सर्टिफिकेशन जरूरी थी। बाकी जो दोस्त ममालिक थे, पार्टनर ममालिक थे, उनकी तरफ से कोऑपरेशन की, वो अल्हम्दुलिल्लाह आगे बढ़ा। लिहाजा ये जो गवर्नेंस वाली बात है कभी डिस्कस नहीं हुई, किसने क्या कंट्रीब्यूट किया, किसकी क्या कंट्रीब्यूशन रही नेशनल डेवलपमेंट में या नेशनल इकोनॉमी में या मुल्क को आगे ले जाने में। तो ये नारे हैं और नारों के सारे ये सारा कुछ चल रहा है। पराचे साहब, आपने फैसल वाडा साहब की बात की और अमूमन वो एस्केलेशन की बात करते हैं, चीज़ों को आगे बढ़ाने की तरफ बात करते हैं, लेकिन इस बार उन्होंने इशारा दिया कि बातचीत से भी चीज़ों के हल निकलते हैं। उसको आप कैसे देखते हैं? ये जिस माहौल में हम बैठे हैं और अगर पाक फौज के तर्जमान को सामने आकर खुद बातें करना पड़े और हर एक पॉइंट का जवाब देना पड़े, तो फिर कहां पर मामलात आगे बढ़ते हैं। दूसरा साइकिल होता है, दूसरा जो इसका टूल होता है वो होता है पॉलिटिकल डायलॉग। क्या पॉलिटिकल डायलॉग हो रहा है? पॉलिटिकल डायलॉग हमेशा मुतारब कुव्वतों के दरमियान होता है। एक मुतारब कुव्वत PTI है और दूसरी मुतारब कुव्वत जो है वो हुकूमत है, जो कि इत्तेहादी हुकूमत है। क्या इत्तेहादी हुकूमत या सियासी जमातें जो इसमें शामिल हैं उन और PTI के दरमियान किसी किस्म का कोई डायलॉग हो रहा है? नो। कल तो यानी एक इत्तेहादी सियासी जमात MKM पाकिस्तान, वो तो इंडिया वाला एंगल ले आए ना पॉलिटिक्स में। उन्होंने कह दिया कि पाकिस्तान की सियासत में बैरूनी मुदाखलत का खतरा है। ये खदशात उन्होंने रख दिया और खुद ही कह दिया कि इंडिया अपनी प्रॉक्सी के जरिए पाकिस्तान की सियासत को डिसरप्ट करना चाह रहा है। और प्रॉक्सी कौन बनी? वो तो PTI की तरफ इशारा किया गया। लिहाजा मामलात आगे बढ़ने चाहिए, आपकी मेरी ख्वाहिश हो सकती है, लेकिन अफसोसनाक बात यह है, अनफॉर्चुनेट फैक्ट इज कि कोई ऐसी इस तरफ कोई कदम भी नहीं उठाया जा रहा जिसमें आकर कोई मामलात अफहाम तफहीम के जरिए, जमहूरी रवायात के जरिए वो आगे बढ़ रहे हैं। तो पराची साहब, ये जो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस पर तहरीक इंसाफ का रद्द-ए-अमल था, उसको आप कैसे देखते हैं? और साथ में ये जो PTI की पॉलिटिकल कमेटी की तहलील हुई, उसके बाद सलमान अकरम राजा के हाथ में कमान आ गई है पार्टी की, क्या सूरत हाल आप आगे देखते हैं? क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मफाहमत पर जोर देगी या फिर इसी मज़ाहमत के साथ ही चलती रहेगी? PTI की जो मौजूदा क़यादत है बाहर, जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, यकीनन एक मोतदिल प्रेस कॉन्फ्रेंस की। कल भी जलसे में कोई खुदा न खास्ता ऐसे नारे नहीं लगे, लेकिन ये जितने साहिबान हैं, क्या कोई फैसला इन्होंने करना है? नो, फैसला तो खान साहब ने करना है और खान साहब तो और सोचते हैं। उनके जो दूसरे लोग हैं जो बाहर से बैठ के ऑपरेट करते हैं, वो तो ये बातें नहीं कर रहे। जो ये क़यादत जो समझती है, बैरिस्टर गौहर खान समझते हैं मसाइल हमारे लिए क्या है, ये तो ऐसी बातें कर रहे हैं, लेकिन खान साहब नहीं समझते। खान साहब शुरू से ही नहीं समझते। खान साहब का जो पॉलिटिकल ग्रूमिंग है वो ये नहीं है कि कहीं पॉलिटिकल आपने लचक का मुजाहरा करना है। यहाँ दुनिया भर में जो पार्लिमान है या जो जहां जहां जमहूरियत है, वहां कॉम्प्रोमाइज को नेगेटिव नहीं कहा जाता। वो कॉम्प्रोमाइज जो है वो एक पॉजिटिव एलिमेंट होता है मुल्क को आगे बढ़ाने के लिए। अमेरिका की जमहूरियत है, पुरानी जमहूरियत है, सबसे पुरानी जमहूरियत है, उसमें एग्जाम्पल है। मसलन एक मुआहदा हुआ था 1819 में, उसका नाम ही मिजूरी कॉम्प्रोमाइज है। वो कुछ स्लेवरी खत्म करने या स्लेवरी जारी रखने पे था। उनके मुआहदों के नाम ही नब्रास्का कॉम्प्रोमाइज है। जब ये पॉलिटिकल टर्म दुनिया में जमहूरियतों के लिए पॉजिटिव है तो पाकिस्तान में नेगेटिव समझी जाती है। खान साहब आज भी कहते हैं ये करप्ट, ये खा गए, सारा कुछ गए। 3.5 सालों में आपने इनको बंद तो रखा, मसलन 2-2 साल, 3-3 साल। खुद सदर आसिफ जरदारी साहब 2 साल बंद रहे, शाहिद खाकान अब्बासी साहब बंद रहे, मियां नवाज शरीफ, मरियम नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज, ख्वाजा साद रफीक, उनके भाई
सब बंद रहे, आपने राना सनाउल्लाह के साथ क्या हुआ, ये सब कुछ करने के बावजूद भी आप कुछ ना कर सके, तो फिर आप अभी भी उस जगह, लिहाजा जो भी बाहर बैठने वाली क़यादत बातें करे, फैसला खान साहब ने करना है, और जो उनका जो प्रोग्राम है वो उनके ट्विटर ने आगे बढ़ाना है, तो ट्विटर हैंडल की लैंग्वेज देख लें, खान साहब की अपनी मर्जी देख लें, लिहाजा सूरत हाल आपको नजर आ जाए। अभी -1 का भी फॉर्मूला पेश किया जा रहा है और हम देख रहे हैं कि माजी में -1 मौजूदा पार्टियों पर भी अप्लाई हुआ और किसी पार्टी ने अपनी ताकत खो दी और किसी पार्टी की अगर बात करें तो वो अभी भी ताकत में दिखाई दे रहे हैं, इक्तदार में दिखाई दे रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि पीटीआई की क्या सूरत हाल होगी अगर वो इस पर अमल दरामद करने चल पड़े? -1 का मतलब है कि खान साहब, यही मतलब है ना, और अगर खान साहब को हटा दिया जाए तो बाकी क्या बचता है पीटीआई में? बाकी कौन है जिसकी फॉलोइंग करेगी? परवेज इलाही सदर हैं, कहीं आपको नजर आए हैं चौधरी परवेज इलाही जो पीटीआई के लिए एक बाहर से आए और चीफ मिनिस्टर बना दिए गए, बाद में खान साहब ने उनको पीटीआई का सदर बना दिया, वो कहीं इस क्राइसिस में नजर आए? वो कोशिश कर रहे हैं कि अपने बेटे को किसी तरह बचा लें, मोहनस इलाही बाइज्जत तौर पर वापस आ जाए, वहां पीटीआई को कुछ नहीं नजर आता। दूसरी जो अहम पोजीशन है वो है वाइस चेयरमैन मखदूम शाह महमूद कुरैशी साहब, वो जेल में बैठ के कह रहे हैं कि भाई हमें भी पूछ लो, हमने 40 साल का सियासी तजर्बा है, हमें हो सकता है हम कोई अच्छा फैसला दे दें। कोई गया है कभी उनसे मिलने के लिए? हाँ, फवाद चौधरी साहब और इमरान इस्माइल साहब गए वहां पर लाहौर के एक हॉस्पिटल में, लिवर हॉस्पिटल में, लेकिन वो उल्टा एक स्कैंडल बन गया। जो लोग 3 साल से वहां पर जेलों में हैं, यास्मीन राशिद साहिबा हैं, उमर सरफराज चीमा है, वो उल्टा खत लिख रहे हैं कि मामलात पार्लियामान में मशावरत से या सियासी मुदाकरात से हल किए जाएं, उस तरफ कोई आए। लिहाजा -1 का मतलब नेसेसरली खान साहब है, और खान साहब को अगर पीटीआई खुद अपने हाथ से हटा देती है तो फिर पीटीआई का क्या बचता है? यहाँ तो एक आम सी कनोटेशन है कि पीटीआई में या खान साहब हैं या वर्कर्स हैं, दरमियान में तो कोई नहीं है। सो हु विल रन द अफेयर्स ऑफ द पार्टी? सियासी कमेटी भी उन्होंने खत्म कर दी, कौन पार्टी चलाएगा? पीटीआई है, इसका मतलब है खान साहब है। जिस दिन खान साहब नहीं होंगे पीटीआई कहाँ होगी? अच्छा पराची साहब, हुकूमती वुज़रा भी अब ये कह चुके हैं कि अब बस बहुत हो गया और पाकिस्तान तरीके इंसाफ ने अपने हाथों से सारे दरवाजे बंद किए। आपको क्या लगता है कि आगे मुज़ाकरात वाला कोई दौर अब नहीं चल सकता, जिसके लिए कोशिशें भी की जा रही थी? क्योंकि आपने बात की कि जो बानी पीटीआई हैं वही इस तरफ आना ही नहीं चाहते, तो बाकी कोई कह भी ले तो पाकिस्तान तरीके इंसाफ में और कोई बचता नहीं है क़यादत में। तो आपको लगता है कि आगे चलकर यही एक रास्ता उन्हें समझ आ जाएगा और वो इस तरफ आएंगे, या फिर वो अपनी जिद पर कायम रहेंगे? खान साहब तो पीछे नहीं हटेंगे। खान साहब सवाल ही पैदा नहीं होता पीछे। जो उनकी एक तबीयत है, उनका मिजाज है, उनका माइंड है, सेटअप है, या उनकी कन्विक्शन है रादर पॉलिटिकल, उससे तो वो तो पीछे नहीं हटेंगे। ये जब इनकी हुकूमत से पहले मुज़ाकरात होना थे, शाह महमूद कुरैशी साहब ने दूसरे दिन मुज़ाकरात को लीड करना था, शाम को रात को खान साहब ने कह दिया था कि कोई मुज़ाकरात नहीं करेंगे, और फिर अप्रैल 2022 में अदम एतमाद के बाद फिर भी मुज़ाकरात हुए, और ये तो खुद दोनों तरफ से तस्लीम किया जा चुका, तस्दीक इसकी आ गई कि असेंबली तोड़ी जानी थी। मियां शहबाज शरीफ पीडीएम के वजीर आज़म थे, उन्होंने उनकी जो स्पीच है असेंबली तोड़ने वाली वो भी तैयार हो चुकी थी। खान साहब पीछे हट गए। उन्होंने वो 25 मई 2022 को जो लॉन्ग मार्च किया, पेशावर स्वाबी हेलीकॉप्टर पे आए, फिर स्वाबी से आगे बाई रोड आए, ये एक था कि आप ये लॉन्ग मार्च ना करें। IMF की टीम वहाँ UAE में बैठी हुई थी, वो उन्होंने इनकार किया। लिहाजा ये मुज़ाकरात वाला खान साहब की डिक्शनरी में वर्ड ही नहीं है कि टॉक्स के जरिए मामला हल किए जाए। ये टसल है, ये टकराव है, ये तसादुम है, ये तसादुम ही नजर आता है, कोई पीछे हटने पे तैयार नहीं। तो शौकत साहब अभी ये बताएं कि बयानिए के लिए तो बिल्कुल ठीक है कि तसादुम रहे और मुज़ाकरात ना हो, जो माहौल इस वक्त बना हुआ है वो बयानिए के लिए ठीक है, वर्कर्स के लिए ठीक है कि उनको मुतहरिक रखना जरूरी है, लेकिन एज एन इंडिविजुअल ये खान साहब के लिए कितना ठीक है? ये कोई समझाए ना जाके।
फवाद चौधरी यही बात समझाते रहे तो उनको पार्टी से निकलवा दिया गया। आपने 25 मई 2022 का लॉन्ग मार्च किया, फिर आप नवंबर 2022 में, आपको याद है, पिंडी में आकर आप बैठ गए। फिर अभी हाल ही में गंडापुर साहब अक्टूबर में आए, फिर पिछले साल 26 नवंबर 24 से 26 नवंबर आए, कुछ नहीं हो सका। इट मीन्स के आइंदा भी कुछ नहीं होने वाला। उस वक्त एक भरम था कि आपके पास बड़ी स्ट्रीट पावर है, उस वक्त एक प्रेशर आ रहा था गवर्नमेंट पे कि कहीं पता नहीं इधर उधर बैठ गए तो क्या होगा। अब तो वो बकौल शेर अफजल खान मरवत के इसी 26 नवंबर को जब पेशावर में इज्तिमाई दुआ की गई तो शेर अफजल मरवत ने कहा था कि आप अगर दुआओं पे काम आके दुआओं तक काम पहुंच गया है तो फिर आप छोड़ दें, भूल जाएं इन चीजों को। लिहाजा वो तहरीक का भरम टूट गया, वो तहरीक चलाने का जो एक प्रेशर था हुकूमत पर दबाव, वो खत्म हो गया। हुकूमत अपने फैसले करने में आजाद है। और ये जो आईनी तरमीम हुई 27वीं, इसके बाद क्या बच गया है? अदालतों के हवाले से वो खुद बात करते हैं कि हमें बड़ी उम्मीद थी। असल उम्मीद थी सदर ट्रंप पे। सदर ट्रंप ने 20 जनवरी के बाद जो कुछ नहीं कहा, और उल्टा सदर ट्रंप हर दूसरी तकरीर में कहते हैं कि फील्ड मार्शल इज अ ग्रेट मैन, प्राइम मिनिस्टर इज अ ग्रेट मैन। तो उसके बाद क्या बचता है जिसकी बुनियाद पर ये सारा जुल्म है? चले, अच्छा क्विकली जरा पराचा साहब ये तो बताइएगा, वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी काफी एक्टिव हैं और वो कह रहे हैं कि जो पाकिस्तान को मतलूब लोग हैं उन्हें वापस लाएंगे, खास तौर पर आदिल राजा और शहजाद अकबर को। कामयाब हो पाएंगे वो? देखिए, जो इंटरपोल का प्रोसेस हो या बायलैटरल प्रोसेस हो, वो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है और खास तौर पर बरतानिया में या वेस्ट में मुश्किल होता है कि जो सियासी मामलात से मुतल्लिका लोग नजर आ जाएं उनकी हवालगी के हवाले से। आज तक तो हुआ कुछ नहीं है ऐसा। मुझे नहीं आइडिया कि क्योंकि हमें नहीं बताया गया कि कौन से एविडेंस या प्रूफ जा उठा के लेके गए हैं वो, या इधर भी ब्रिटिश हाई कमिश्नर जेन मैरियट के हवाले किए हैं, लेकिन यूजुअली ऐसा मुश्किल होता है। हाँ, जो वेस्ट के साथ अभी पाकिस्तान का मामला चल रहा है, पाकिस्तान इज इन अ गुड बुक्स ऑफ द वेस्टर्न कंट्रीज, क्योंकि पाकिस्तान ने जो पहले दिन ही जब सदर ट्रंप ने तारीफ की थी एक टेररिस्ट शरीफुल्लाह की गिरफ्तारी के हवाले से और शुक्रिया अदा किया था, कुछ अनहोना हो जाए तो कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन अदरवाइज ये मुश्किल होता है। पाकिस्तान ने अलबत्ता डॉक्टर इमरान फारूक के 2 कातिल हवाले किए थे, बरतानिया की तरफ से ऐसा अभी तक कुछ नहीं, कोई अमल नहीं, दरामद नहीं। शौकत पराचा साहब बहुत बहुत शुक्रिया करने के लिए। सियासी सूरत-ए-हाल पर हम बातचीत कर रहे थे, अभी ब्रेक पर जाएंगे। वेलकम बैक। नाज़रीन, कॉल सेंटर एक ऐसा सेटअप है जहां क्लाइंट्स, कस्टमर्स, कंज्यूमर्स को कॉल्स की जाती हैं या क्लाइंट, कस्टमर या कंज्यूमर्स कॉल करता है, और एक तीसरी नौयत का जो कॉल सेंटर होता है जिसको ऑटोमेटेड कॉल सेंटर कहते हैं, जहां पर जब कोई कॉल करता है तो उसकी बात किसी इंसान से नहीं बल्कि वहां मशीन की रिकॉर्डिंग पड़ी होती है जिससे बात होती है, जिसमें मुख्तलिफ ऑप्शंस दस्तियाब होती हैं। उनको मुंतखब करने से उन्हें मुख्तलिफ नौयत की खिदमात मिलती हैं। कॉल सेंटर मुख्तलिफ काम करते हैं। सर्विस कॉल सेंटर जहां सार्फिन को खिदमात की फराहमी दी जाती है, सेल्स सेंटर जहां सेल्स होती हैं। जो सर्विस कॉल सेंटर्स में हैं वो बड़ी कंपनियां जो हैं वो खुद बनाती हैं, जो कि उन्होंने अपने कस्टमर्स की तसल्ली और उनको बरकरार रखने के लिए बनाए होते हैं। दौर जदीद में कोई प्रोडक्ट फरोख्त करना मुश्किल नहीं है, मगर किसी प्रोडक्ट की फरोख्त के बाद कस्टमर्स को बरकरार रखना उससे ज्यादा मुश्किल होता है। ऐसे में कॉल सेंटर बड़ा अहम किरदार अदा करते हैं। खासकर पाकिस्तान में बड़ी बड़ी कंपनियां मौजूद हैं, कस्टमर सर्विस कॉल सेंटर चला रही हैं, मगर हम जिन कॉल सेंटर्स की बात कर रहे हैं ये खूबसूरत ऑफिसेज भी हैं, काम करने वाले पढ़े लिखे नौजवान भी यहाँ मौजूद हैं, मगर बड़े पैमाने पर फ्रॉड किया जाता है, जिसमें ना सिर्फ अपने हमवतनों को मगर दुनिया भर के और खुसूसन यूरोप और अमेरिका के लोगों को लूटा जाता है। इस 12 ट्रिलियन स्कैम, जो 12 ट्रिलियन डॉलर है, उसके स्कैम के हवाले से बात करेंगे गुज़िश्ता दिनों इस अहम तरीन इशू को हाईलाइट करने वाले एंकर पर्सन सैयद मुजम्मिल शाह से, जो कि इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। थैंक यू सो मच मुजम्मिल फॉर ज्वाइनिंग अस। पाकिस्तान में अगर हम बात करें तो कॉल सेंटर्स की भरमार है और हजारों नौजवान हमारे से मुंसलिक हैं। आप सबसे पहले तो ये बताइएगा कि इस काम को आप कैसे देखते हैं, दूसरा ये कि किस किस्म का और कितना बड़ा स्कैम है। सबसे पहले तो थैंक्स फॉर हैविंग मी। देखें, इसमें जो इंडस्ट्री है इसको समझना बहुत ज़रूरी है नौजवानों के लिए। उसकी वजह यह है कि बहुत से लोग इसी स्कैम का शिकार हो जाते हैं। मैंने रिसेंटली
सोशल मीडिया पर इसी हवाले से बात भी की, और बहुत अच्छा है कि आपने भी इस टॉपिक को उठाया है। अब चीज़ ये है कि इस काम में ऑब्वियसली सारे इललेजिटिमेट कॉल सेंटर्स तो नहीं हैं, लेकिन एक बहुत बड़ा नंबर उनका भी है जो कि स्कैम्स करते हैं, ह्यूमन ट्रैफिकिंग कर रहे हैं ब्रॉड डे लाइट में। इसके अलावा एक्सटॉर्शन हो रही है, और हमने देखा है कि FIA ने या NCCIA ने जो रिसेंटली ऑपरेशंस लॉन्च किए थे ऑपरेशन ग्रे के नाम से, बिलियंस ऑफ रुपीज़ की ट्रांजैक्शंस उन्होंने पकड़ी हैं, जिसमें उन्होंने ये देखा कि ये सारा मनी लॉन्डर किया जा रहा है बाहर से। तो होता ये है कि बहुत से पाकिस्तान में ऐसे नौजवान होते हैं जो कि इकोनॉमिक फ्रस्ट्रेशन में आके जॉबलेसनेस की वजह से एक बड़ी अर्ली स्टेज पे ही इस तरफ चले जाते हैं, और लॉस क्या होता है कि उनको पता नहीं है कि जिस जगह पर वो काम कर रहे हैं वो एक स्कैमिंग सेंटर है पूरा, जहाँ पर कोई रजिस्टर्ड किस्म की एक्टिविटी नहीं हो रही, और जब बाद में क्रैकडाउन्स होते हैं तो वो भी उस शिकंजे में आ जाते हैं। बहुत से लोगों को बाहर ले जाया जाता है मलेशिया में या कंबोडिया में, बाकी जगहों पे, और वहाँ जाके ट्रैप कर लेते हैं। तो इसीलिए ऐसा नहीं है कि इस पूरी इंडस्ट्री को ही हम कोई बैन करने की बात करें, लेकिन एटलीस्ट इसकी लीगैलिटी को देखने के लिए हमें इसको रेगुलेट करना बहुत ज़रूरी है। और ख़ास तौर पे जो बच्चे जा रहे हैं इस ट्रैप में फंस रहे हैं, उनको ये अवेयरनेस होना बहुत ज़रूरी है कि उनके साथ स्कैम भी हो सकता है और चंद पैसों के लिए उनकी ज़िंदगी भी खतरे में डाल। तो मुज़म्मिल, कॉल सेंटर जॉब जो है नई नस्ल के लिए बड़ी चार्मिंग सी जॉब है, रात भर जागना होता है, दिन भर सोना होता है, तो इस रूटीन को कैसे देखते हैं आप, और इस फील्ड की नौजवान नस्ल पर किस तरह से असरात पड़ रहे हैं? देखिए, इसमें यह है कि अट्रैक्टिव ये इसीलिए है, जिस तरह मैंने पहले कहा, वो इसीलिए है कि बहुत अर्ली स्टेज पे जब कोई भी स्टूडेंट है, वो भी ग्रेजुएट भी नहीं हुआ, कोई डिग्री भी उसके पास नहीं है, पाकिस्तान में अनएम्प्लॉयमेंट का बहुत बड़ा मसला है, जॉबलेसनेस का इशू है। तो जब वो ये देखता है कि इससे पहले कि मैं अपनी स्पेशलाइज्ड एजुकेशन मुकम्मल करूँगा, फिर मैं इंटर्नशिप्स करूँगा, उसके बाद में मैं ग्रेजुअली जाके सैलरी इंक्रीमेंट्स लगेंगे और कोई मीडियन इनकम की तरफ जाऊँगा, तो क्यों ना बहुत पहले एक ईजी वे, एक शॉर्टकट ले लिया जाए। अब उसमें वो इम्पर्सोनेशन भी कराते हैं, यानी कि आइडेंटिटी फेक करते हैं, लोगों से पैसे लूटते हैं, मेडिकल बिलिंग की एक पूरी इंडस्ट्री है, फेक कॉल्स जो हैं वो अरबों की तादाद में दुनिया भर के सारिफिन को की जाती हैं। तो ये वो सब इसीलिए सिखा देते हैं कि वो इजी मनी होता है और शॉर्टकट के ज़रिए वो पैसे तो आप कमाना शुरू कर देते हैं, लेकिन दो किस्म के नुकसान होते हैं। पहला ये कि ये जो इनकम आपकी है ये इल्लेजिट है, तो ये नहीं पता कि आपके ख़िलाफ़ कभी भी मुकदमात हो सकते हैं। दूसरा ये है कि आपकी जो अपनी फील्ड है, ये कोई स्पेशलाइजेशन तो नहीं है कॉल सेंटर में काम करना, आपको पता ही नहीं है कि किसी घर में या किसी प्लाजा के अंदर या किसी भी अनआइडेंटिफाइड लोकेशन के ऊपर इस तरह के लोग जो काम कर रहे होते हैं, जो ऑन रिकॉर्ड भी रजिस्टर्ड बिजनेसेस भी नहीं होते, वो किसी भी वक्त बंद हो जाते हैं। तो इन जगहों पर नौजवानों के लिए ना कोई जॉब सिक्योरिटी है, जब किसी का दिल करेगा वो उसको निकाल भी सकते हैं, वहाँ से फायर भी कर सकते हैं, और सबसे बड़ी बात कोई लेबर लॉज नहीं है। 15-15 घंटे काम करवा रहे हैं, हफ्ते में 6 दिन बुला रहे हैं, छुट्टी नहीं दे रहे, तो वर्कर को भी वहाँ बुलाकर एक लिहाज से ज़्यादती की जाती है, क्योंकि वो रेगुलेट कैसे होगी इंडस्ट्री, या एक वर्कर को राइट कैसे मिलेगा जब पूरी इंडस्ट्री शैडो में काम कर रही है। तो इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि कॉशन किया जाए लोगों को कि ये ईजी मनी की तरफ ना जाएं, और जो चीज़ आप अपने लिए खुद बिल्ड करेंगे जो लॉन्ग टर्म होगी, वो हमेशा हार्ड वे से ही मिल सकती है आपको। अच्छा मुझे लाइटर नोट, एक मिथ भी है, अक्सर नौजवान इस जॉब को लेकर, ये कॉल सेंटर की जॉब को लेकर कहते हैं कि कॉल सेंटर पर जॉब करने से इंग्लिश बोलनी आ जाती है। इस मिथ को कैसे देखते हैं आप? अच्छा, इस पे इंग्लिश बोलने के हवाले से तो ये मिथ है ही, लेकिन मसला इम्पर्सोनेशन का है। सोशल मीडिया पे बहुत बड़ी एक तादाद है उन वीडियोस की जिसमें आप देख सकते हैं कि कोई भी रैंडम कॉल सेंटर का एम्प्लॉई वो किसी और की आइडेंटिटी का इस्तेमाल कर रहा है। अब किसी ने यूरोप में स्कैमिंग सेंटर खोला हुआ है, कोई ऑस्ट्रेलियंस को स्कैम कर रहा है, कोई अमेरिका में काम कर रहा है, और ये 3-3 शिफ्ट्स में काम हो रहा है, नाइट शिफ्ट है, मॉर्निंग है, मिड शिफ्ट है। तो अंग्रेज़ी बेशक आपकी ठीक हो जाए, लेकिन एथिकल इसको कह नहीं सकते। उसकी वजह यह है कि या तो आप दूसरे को बता रहे हो कि मैं इस मुल्क में बैठ के ये इंसान, ये मेरी आइडेंटिटी है और मैं ये प्रोडक्ट बेच रहा हूँ, लेकिन जब आप फेक एक्सेंट बना के और इसके अलावा इम्पर्सोनेट कर रहे हो अपने आप को, अपनी आइडेंटिटी को ही आप छुपा रहे हो और शैडो आइडेंटिटी के हवाले से काम कर रहे हो, तो ये एथिकल प्रैक्टिस तो नहीं हो सकती। इसीलिए बहुत से स्कैमर्स पकड़े भी जाते हैं, CCTVs हैक कर लेते हैं और उसके बाद में उनको एक्सपोज किया जाता है, सोशल मीडिया पे उनकी शेमिंग होती है। और पूरे ममालिक की इंडस्ट्री, जिस तरह मैंने कंबोडिया का नाम लिया, हिंदुस्तान में दुनिया में आई गेस टॉप 3 से 4 अगर काउंट करें तो सबसे ज़्यादा स्कैम जो कॉल सेंटर के नाम पे होता है वो इंडिया कर रहा है, और अरबों डॉलर अमेरिका की इकोनॉमी को भी लॉसेस हुए हैं इंडिया की वजह से। और ग्लोबली अगर देखा जाए तो $12 ट्रिलियन का नुकसान होता है। अब ये नंबर छोटा नहीं है, कुछ लोग ये समझेंगे कि शायद ये गलत नंबर मैं कोट कर रहा हूँ, वो क्रॉस चेक कर सकते हैं इसको।
कि दुनिया में जो मुआशी तौर पे लॉसेस होते हैं दुनिया भर की इकॉनमी को इन कॉल सेंटर्स की वजह से, ये जो आपसे डाटा लेके, जिसको फिशिंग स्कैम्स कहते हैं, कि आपको एक मैसेज आएगा रैंडमली, आप अपना सारी इन्फॉर्मेशन बैंक अकाउंट्स उनसे शेयर कर लेंगे, वो पैसे निकाल लेंगे उसमें से। तो इसकी मद में कोई 12 खरब डॉलर का नुकसान पहुंचाती है दुनिया भर की इंडस्ट्री। और कंबोडिया की तरह के ममालिक या बहुत से ऐसे कंट्रीज ऐसे हैं जिनकी पूरी मैशत ही कॉल सेंटर चला रहे हैं। तो इसीलिए अंग्रेज़ी तो बहुत छोटा एक फैसेट है इस सारे मामले का, लेकिन उसकी आड़ में जो सब कुछ हो रहा है उसको देखना चाहिए। ये तो बिल्कुल बात दुरुस्त है मुजम्मिल, कि ना सिर्फ बाहर बल्कि अपने हमवतनों को भी जो फिशिंग लिंक्स भेजे जाते हैं, कॉल्स की जाती हैं। आखिर में आप नौजवानों को क्या पैगाम देना चाहेंगे कि मौजूदा सख्त दौर में जहां रोजगार एक बहुत बड़ा मसला बन गया है, नौजवान अपना फोकस किन स्किल्स पर रखें? देखिए, लास्टली यही है कि सबसे बड़ी बात यह है कि लॉन्ग टर्म चलने वाला आपका स्किल वही है जो आप ग्रेजुअली डेवलप करेंगे। कॉल सेंटर में काम करना कोई स्किल नहीं होता, उसमें सिर्फ और सिर्फ आपको स्कैमिंग सिखाई जाती है 70% ऑफ द टाइम्स। मैं ये नहीं कह रहा कि सब के सब एक साथ में खड़े हुए हैं, क्योंकि हमने मुश्किल को उजागर करना है, जो चीज़ गलत हो रही है उस पर बात करनी है, ताकि अवेयर कर सकें उन लोगों को जो कि इस शिकंजे में फंस जाते हैं। बहुत से लोगों को वीज़ाज़ मिल जाते हैं, उनको बाहर ले जाते हैं, वहाँ जाके पता चलता है कि इधर उनको एक कमरे में बंद कर दिया 4x4 के, और उन्हें कह रहे हैं कि जी आप हमारे लिए ये फ़िशिंग स्कैम करें, ये स्कैम करें, वो स्कैम करें, वरना आप घर नहीं जा सकते। बहुत से केसेस हैं कि बाहर की जो इंटेलिजेंस एजेंसीज़ हैं उन्होंने इन लोगों को रिकवर करवा के वापस डिपोर्ट किया। तो नौजवानों के लिए जिस तरह आपने सवाल किया कि फिर क्या पैगाम हो सकता है, वो यही है कि जो अपना स्किल है उस पर काम करें, और वो लॉन्ग टर्म एक आपको बेनिफिट देने वाली चीज़ होती है। अगर आप बहुत जल्दी एक हैंडसम इनकम के पीछे भागेंगे, वो सस्टेनेबल नहीं होती, वो लंबे अरसे तक आपको सपोर्ट नहीं कर सकती। तो जो थ्रेट यहाँ पर इन्वॉल्व है वो अपनी जगह, लेकिन ये कोई स्किल नहीं है कि आप एक कॉल सेंटर में काम करके बगैर किसी हकूक़ और जॉब सिक्योरिटी के दिन रात एक कर दें, सिर्फ उस इनकम के लिए जिसका मालूम नहीं है कल आएगी परसों नहीं आएगी। तो पेशेंस जो है वो बड़ा ज़रूरी है, इससे बड़ा कोई लेसन नहीं है। बिल्कुल ठीक, थैंक यू सो मच। मुजम्मिल शाह हमारे साथ मौजूद थे, जो पाकिस्तान में गैर रजिस्टर्ड और गैर कानूनी कॉल सेंटर्स काम कर रहे हैं, वहाँ पर किस तरीके से हमारे नौजवानों को एक्सप्लॉइट किया जा रहा है और कितनी ज़रूरत है कि नौजवान अपनी स्किल्स पर फोकस करें, उस पर हम बात कर रहे थे। अभी हम ब्रेक पर जाएंगे। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। आज एक बार फिर आपको लेकर चलते हैं वादी गुलकिन में, जहां के अब पूरी दुनिया में मुनफरिद मकाम हासिल कर चुका है। जी हाँ, आप स्क्रीन पर तस्वीर वीडियोस देख रहे हैं, गुलकिन गांव की हैं, जो पाकिस्तान का पहला मुकम्मल सस्टेनेबल आर्ट विलेज बनने जा रहा है। पाकिस्तान के शिमाल में वाक़ दिलकश खित्ता हुंजा, जहां पहाड़ बोलते हैं और खामोश वादियां अपने अंदर कहानियां समेटे हुए हैं। हुंजा के विजनरी आर्टिस्ट करीम अहमद खान ने यह ख्वाब देखा था। करीम अहमद खान वो आर्टिस्ट हैं जिनकी नुमाइशें दुनिया भर में सजी हैं, जिन्होंने 4 बड़े आर्ट अवार्ड्स अपने नाम किए हैं और जिन्हें आलमी सतह के मुख्तलिफ मुअज़्ज़ज़ एजाज़ात के लिए नामजद भी किया गया। 7 साल तक पाकिस्तान के नामवर इदारे में पढ़ाने के बाद उन्होंने एक बड़ा फैसला किया कि सब कुछ छोड़कर अपने गांव वापस आएंगे। और वापसी भी ऐसी नहीं थी कि बस घर आकर बैठ जाए। करीम अहमद खान ने एक ख्वाब लिया और वो उसको लेकर लौटे, अपने गांव को पाकिस्तान का पहला मुकम्मल सस्टेनेबल आर्ट विलेज बनाने का ख्वाब। जी हां, करीम अहमद खान ने गुलकिन में पहली बार एक कंटेम्प्रेरी आर्ट गैलरी कायम की, जहां पहाड़ों की खामोशी में जदीद आर्ट की आवाज़ गूंजने लगी है। उन्होंने बॉय स्काउट्स और गर्ल गाइड्स के साथ मिलकर वो काम शुरू किया है जो शायद हुकूमतें भी दहाइयों में ना कर सके। गाँव की मुकम्मल तब्दीली, उनका मंसूबा 3 बड़े सतूनों पर खड़ा है, जिसमें नंबर 1 है रिवायती मिट्टी के प्लास्टर के जरिए तमाम इमारतों को कुदरती इंसुलेशन देना, जो गर्मियों में ठंडक और सर्दियों में हरारत फराहम करता है। ये सिर्फ तामीर नहीं, ये क्लाइमेट एक्शन है, एक कुदरती टेक्नोलॉजी है जो माहौल को बचाती है। और इसके साथ साथ पूरे गांव में सोलर लाइट्स लगाना। और नंबर 3 पर है जी ब्यूटिफिकेशन गांव की। और जब ये इन्होंने इनिशिएटिव लिया था, तब करीम को अपने शो में मधु किया था, एक्सप्रेसो का हिस्सा बने थे, और हमें तभी यकीन था कि डेफिनेटली कोई ना कोई अवार्ड इसको ज़रूर मिलना है। जिस तरीके से ये काम कर रहे हैं ब्यूटिफिकेशन के लिए इस गाँव की, और जिस तरीके से खूबसूरत तो हुंजा ऑलरेडी है और उसकी मजीद खूबसूरती निखार रहे हैं, तो उस पर तो बनता है। लेकिन दाद देनी पड़ेगी। करीम इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। थैंक यू वेरी मच करीम, कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो मच इनवाइट करने के लिए। कॉन्ग्रेचुलेशंस, बहुत सारे अवार्ड्स और वेल डिजर्व भी आपको मिल रहे हैं इस वक्त। साथ साथ ये बताइएगा कि जिस ख्वाब को आप वापस लेकर लौटे थे, क्या क्लिक किया आपको कि आप एकदम अपने घर की जानिब वापस लौटे और आपने अपने आर्ट को जो है अपना औजार बनाया, और फिर जो सामने सभी देख सकते हैं कि आपने ज़बरदस्त तरीके से ट्रांसफॉर्मेशन की है अपने इलाके की?
जी, ऑलमोस्ट 6 से 7 साल मैंने एनसीए में पढ़ाने के बाद मैं एक छोटा सा एक्सीडेंट हुआ था, उसके बाद जो है ना मैं हुंजा शिफ्ट हुआ था। तो यहाँ पे आके जैसे आप लोगों को सबको पता है कि हुंजा और गिलगित बल्तिस्तान जो है ना वो एक बहुत ही खूबसूरत टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, बट अनफॉर्चुनेटली जो है ना ये टूरिज्म का इतना ज़्यादा फ्लो है कि जो है ना अब ये इतना ज़्यादा पोल्यूशन और उसकी तरफ जा रहा है। तो गांव वालों के साथ मिलके एक ड्रीम प्रोजेक्ट के ऊपर मैंने सोचा था कि हम क्यों ना एक गांव को एक एग्जांपल की तरह जो है ना हम इसको एक आर्टिस्टिक सस्टेनेबल विलेज के तौर पे हम इसको कन्वर्ट करें, और अल्हम्दुलिल्लाह ये काम जारी है। जबरदस्त। अच्छा करीम, जो तब्दीली का आपका ये सफ़र है, आपने कहा कि काम जारी है, कौन कौन से अहदाफ इसमें से अभी तक मुकम्मल हो चुके हैं, अचीव कर लिए आपने, और कहाँ कहाँ काम अभी जारी है? देखिए, हम डिफरेंट फेजेस के ऊपर हम काम कर रहे हैं। जो पहला फेज था उसके अंदर ये है कि जितने भी ऑलरेडी एग्जिस्टिंग बिल्डिंग्स और कंस्ट्रक्शन है हम उसको मड प्लास्टरिंग कर रहे हैं। जैसे आपने एक्सप्लेन किया कि क्लाइमेट के ऊपर जो है ना बड़ा पॉजिटिव इम्पैक्ट इसके ऊपर है, तो हम इनिशियली जो है ना इस फेज के ऊपर हमने काफ़ी इसको कंप्लीट किया हुआ है। चूँकि ये जो हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं ये विदाउट एनी एनजीओ या गवर्नमेंट सपोर्ट के हम कर रहे हैं, तो डेफिनेटली थोड़ा स्लो है, बट ये जो है ना हम इसको स्लोली हम लोग इसको भी कोशिश करें कि इसको कंप्लीट करें। ये भी बताइएगा करीम कि आपने मड का इस्तेमाल किया है। मड तो स्कल्पचर्स में भी इस्तेमाल होता है, दीगर आर्ट फॉर्म्स में भी इस्तेमाल होता है, तो कहीं आपको आइडिया वहीं से ड्राइव तो नहीं हुआ कि इसको इस तरह से इस्तेमाल किया जा सकता है जिसमें दोनों सूरतों में ये खूबसूरत भी दिखाई दे और इंसुलेशन भी हो सके जो घरों की? तो आपका आइडिया कहाँ से ड्राइव हुआ था? बेसिकली आप सही कह रहे हैं, क्योंकि मैं बेसिकली मैं स्कल्पटर हूँ और स्कल्पचर का काम ही जो है ना वो मड से हम लोग स्टार्ट करते हैं। मड जो है ना हमारा जो मेजर जो हमारा मटेरियल स्कल्पचर में होता है वो मड है। तो जाहिर सी बात है, एक आर्टिस्ट जो है ना, अगर हम एज एन आर्टिस्ट मैंने इस विलेज को देखा कि हम क्यों ना इसको एक आर्ट फॉर्म में एक आर्ट की तरह इसको देखें इस प्रोजेक्ट को। तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि इसको जो है एक आर्टिस्टिक विलेज के तौर पे जो है ना हम लोग काम करें। और ये मड जो है ना सिर्फ एस्थेटिक नहीं, जैसे आपने एक्सप्लेन किया कि जो है ना क्लाइमेट चेंज के ऊपर इसका बड़ा एक पॉजिटिव इम्पैक्ट है। राइट। अच्छा करीम, ये भी बताएं, सोलर लाइट्स और ब्यूटिफिकेशन से अब तक क्या तब्दीलियां आ गई हैं इस गांव में, और ये कितना डिफरेंट नजर आने लगा है? देखिए, कम्प्लीटली ट्रांसफॉर्मेशन में तो नहीं कहूँगा, लेकिन काफ़ी ट्रांसफॉर्मेशन है। अब बिफोर और आफ्टर के जो अब इमेजेस हम देख रहे हैं, ठीक है ना, तो उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा जो है ना वो एक विलेज जो है ना वो ट्रांसफॉर्म होता हुआ नज़र आ रहा है। करीम, तो आपका विजन क्या है? कहाँ पर आप समझते हैं कि आपका जो ख्वाब है वो ठहरेगा, रुकेगा, कि ये कंप्लीट हो गया है? सर, ये बहुत लोग मुझे क्वेश्चन पूछते हैं कि आप लोगों का प्रोजेक्ट कब कंप्लीट होगा। ये एक ऑन गोइंग प्रोजेक्ट है। जैसे मैंने एक्सप्लेन किया कि हम जो है ना विदाउट एनी एनजीओ या गवर्नमेंट सपोर्ट के हम इसको प्रोजेक्ट को कर रहे हैं, तो ये बहुत ही एक स्लो प्रोसेस है और ये कोई ऐसा प्रोसेस नहीं है कि 1 साल में या 2 साल में कंप्लीट हो। मेरे ख्याल में इसको अभी हमें अपने सिस्टम का हिस्सा बनाना चाहिए कि हम लोग जो है ना इसके ऊपर हम डेली काम कर रहे हैं, लेकिन काम हम डेली बेसिस पे कर रहे हैं। ऑलमोस्ट 7 to 8 months हो गए हम इस काम को हमें स्टार्ट किए हुए। अब जरा आप लोगों को पता है कि गिलगित बल्तिस्तान में एक हार्श विंटर का एक फेज आता है, उसकी वजह से हम लोगों ने थोड़ा सा जो है ना एक ब्रेक लिया हुआ है और इंशाल्लाह नेक्स्ट समर में से जो है ना हम लोग इसको फुल स्टार्ट करेंगे। राइट। अच्छा करीम, आपने कहा कि बगैर किसी सपोर्ट के ये काम आप कर रहे हैं। हुकूमती सतह पर तो इस तरह के प्रोजेक्ट्स को सपोर्ट जो है वो मिलनी चाहिए और ज़रूरत भी होती है। फाइनेंसेस कैसे पूरे करते हैं आप, कितनी सपोर्ट आपको मिल रही है, ये ज़रा बताइएगा। इसके ऊपर बहुत बड़ा एक डिबेट है, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली सोशल मीडिया के ऊपर तो बड़े लोग इसको जो है ना अप्रिशिएट करते हैं, बट गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो है ना वो इस आइडिया को जो है ना इसको सपोर्ट करे। सिर्फ अब क्योंकि क्लाइमेट चेंज का जो है ना वो उसके असरात इस तरह से आना स्टार्ट हो गए हैं कि अब उसको सिर्फ अप्रिशिएट करना नहीं है, उसको लिटरली एक सपोर्ट की जरूरत है। तो हमें फिलहाल जो है ना गवर्नमेंट की तरफ से अनफॉर्चुनेटली कोई सपोर्ट इस तरीके से नहीं आई है। और जहाँ पे फाइनेंसेस का जिक्र है, अभी तक का जो सपोर्ट है वो गांव वालों ने मिलकर खुद अपने जेब से जो है ना वो लोग मटेरियल खरीदते हैं और लेबर के लिए वो खुद इस्माइली बॉय स्काउट, गर्ल्स गाइड्स, वॉलंटियर जो है ना वो एज ए लेबर के तौर पे जो ना हम लोग एक आर्मी की तरह काम करते हैं और फिलहाल यही है। बेहतरीन काम है करीम, थैंक यू वेरी मच हमसे बात करने के लिए और अ लॉट मोर अवार्ड्स
हम देख रहे हैं कि यहाँ पर जो लोकल कम्युनिटीज़ हैं वो सपोर्ट के लिए आगे बढ़ रही हैं और अपने विलेजेस को इस तरह से खूबसूरत बना रही हैं, मॉडल बना रही हैं कि लोग दूर दराज इलाकों से आएँ और विजिट करें। तो बेहतरीन काम है। करीम अहमद खान से गुफ्तगू हो रही थी। ब्रेक पर जाने से पहले हम एक और फंडिंग की बात करते हैं। पाकिस्तान के लिए $1.2 अरब की किस्त की मंजूरी के लिए IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास आज होगा और जरा का कहना है कि IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड इजलास में पाकिस्तान के लिए $1.2 अरब की किस्त की मंजूरी दी जाएगी। पाकिस्तान को IMF कर्ज प्रोग्राम के तहत $1 अरब मिलेंगे, जबकि क्लाइमेट फाइनेंसिंग की मद में पाकिस्तान को $20 करोड़ जारी किए जाएंगे। जी हाँ, पाकिस्तान और IMF के दरमियान 14 अक्टूबर को स्टाफ लेवल मुआहदा हुआ था और पाकिस्तान $102 अरब कर्ज की किस्त के लिए तमाम शराइत अब पूरी कर चुका है और IMF की शर्त थी कि बोर्ड इजलास से पहले करप्शन एंड गवर्नेंस डायग्नोस्टिक रिपोर्ट जारी की जाए और पाकिस्तान ने करप्शन एंड गवर्नेंस डायग्नोस्टिक रिपोर्ट भी जारी कर दी है। इसीलिए अब आगे ये पेशरफ्त हुई है, तो हमने कहा इसको आपके साथ शेयर करना चाहिए हमें। और अभी हम जाएंगे ब्रेक पर, कुछ देर में वापस आते हैं। वेलकम बैक। टॉप ऑफ द आवर टॉप स्टोरीज की बात करेंगे जो कि इस वक्त सोशल मीडिया पर गर्दिश कर रही है। सभी लोग बात कर रहे हैं और देख रहे हैं कि मारूफ यूट्यूबर सादुल रहमान और डकी भाई के साथ क्या हुआ, जिन्होंने जुआ एप्स केस में गिरफ्तारी से रिहाई तक 100 रोज खामोशी इख्तियार की और उसके बाद पूरी कौम से माफी मांग ली है। डकी भाई ने अपने यूट्यूब चैनल पर एक वीडियो अपलोड की है जिसके आगाज में उन्होंने कहा कि अगर कोई ये समझे कि मेरा इस वीडियो का मकसद मुझ पर होने वाली जो FIR है उसकी जस्टिफिकेशन देना है तो मैं माजरत करता हूं। उन्होंने कहा कि मेरी हमेशा से यही कोशिश रही है कि मैं लोगों को एंटरटेन करता रहूं, कुछ ना कुछ नया लाता रहूं। अगर जाने अनजाने में मुझसे ऐसा कंटेंट अपलोड हुआ है जिससे नेगेटिवली इम्पैक्ट पड़ा हो या कोई ऐसी प्रमोशन हुई है जिसका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा हो तो मैं उसके लिए पूरी कौम से माजरत खा हूं। डकी भाई ने अपने तवील वीडियो बयान में अपनी गिरफ्तारी, तशद्दुद, ज़हनी अज़ियत, फैमिली को हिरासा करना और रिश्वत तलबी से मुतल्लिक तफसीली बात की है और उन्होंने साइबर क्राइम के कौमी इदारे के एहलकारों पर हिरासत के दौरान उन पर शदीद जिस्मानी तशद्दुद, ब्लैकमेल और उनके क्रिप्टो अकाउंट से मुबैना तौर पर 9 करोड़ रुपए जबरदस्ती एक एहलकार के जाती वॉल्ट में मुंतकिल करवाने के इल्जाम भी लगाए हैं। उन्होंने यह भी दावा किया कि एहलकारों ने उनके क्रिप्टो ट्रेड्स बंद करके नुकसान पहुंचाया और फिर जबरदस्ती $3,26,000 अपने वॉल्ट में भिजवाए और बाद में उसी रकम को रिकवरी जाहिर करके अदालत में पेश किया गया। जी हाँ, उनके मुताबिक ये रकम बरामद करने की नीयत से नहीं बल्कि खुद रखने की नीयत से ली गई थी, मगर जब बात महकमे में फैल गई तो फिर रिकवरी दिखाना उनकी मजबूरी बन गई। डकी भाई ने यह भी कहा कि गिरफ्तारी के बाद उन्हें गुलबर्ग दफ्तर मुंतकिल किया गया, जहां उनसे पासवर्ड्स, ईमेल्स और तमाम डिजिटल रिकॉर्ड लेने के बावजूद भी एहलकारों ने बार बार थप्पड़ मारे, गालियां दी और एक सबसे जो हैरानकुन इंकशाफ उन्होंने ये किया कि 7 साला बच्चे के सामने एक वीडियो कॉल पर तशद्दुद उसको दिखाया गया जो डकी भाई के साथ किया गया। डकी भाई के मुताबिक एहलकारों ने उनकी अहलिया को भी केस में नामजद करने की धमकियां दी और ये भी कहा कि यहाँ जज भी हम हैं, वकील भी हम हैं। डकी भाई ने ये इल्ज़ाम लगाया कि एहलकारों ने उनकी अहलिया के वालिदैन के भाई के बैंक अकाउंट्स तक ब्लॉक कर दिए, जिसके बाद खानदान माली बहरान का शिकार हुआ। उन्होंने ये भी कहा कि उन पर गैर मामूली हद तक रिमांड दिया गया जिसका मकसद सिर्फ पैसे निकलवाना था और उनका ये भी कहना है कि उन्होंने अदालत में मुकम्मल ताउन किया मगर मुसलसल तशद्दुद और ज़हनी दबाव के बावजूद रिश्वत देने से इनकार किया। ताहम एहलकारों की धमकियों से खौफजदा होकर जो उनकी फैमिली है उन्होंने 60 लाख रुपए कहीं से उधार लेकर रिश्वत के तौर पर अदा किए और उन्हें करना पड़े। आखिर में उन्होंने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और DGMI का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि जिन्होंने इतनी प्रोफेशन दिखाई और मुझे करप्ट माफिया से निकलने में मदद की, उनकी रिहाई से कबल उनके मुकदमे से वाबस्ता NCCI के 7 अफसरान गिरफ्तार हुए और बाज़ ने अपने ओहदों से खुद ही इस्तीफा दे दिया। उन्होंने खास तौर पर अपने जो तफ्तीशी अफसर हैं एडिशनल डायरेक्टर सरफराज चौधरी, उन पर जो इल्ज़ाम है वो लगाया, गिरफ्तार करने के बाद बदुनवानी के इल्ज़ाम उन्होंने लगाए, उनकी या उनके इदारे NCCI की जानिब से इन इल्ज़ाम पर अभी तक कोई रद्द-ए-अमल तो फिलहाल सामने नहीं आया। इस पर बात करना हमने ज़रूरी समझा और हमें ज्वाइन कर चुके हैं अम्मार जाफरी साहब, साबिक एडिशनल DG FIA हैं। बहुत शुक्रिया अम्मार जाफरी साहब के वक्त का। सबसे पहले तो जिस तरीके से ये एक साइड की स्टोरी है जो हमने भी एक्सप्लेन की और जो डकी भाई हैं यूट्यूबर उन्होंने भी अपनी साइड की स्टोरी पूरी सुना दी। सर, हम ये जानना चाहते हैं जिस तरीके से रो रो कर उन्होंने ये रुदात सुनाई, क्या इदारे का इन्वेस्टिगेट करने का तरीकाकार यही है, क्राइटेरिया क्या होता है? हम चाहते हैं कि आप इस पर जरा रोशनी डालें। जी बहुत शुक्रिया आपका।
पहली बात तो यह है कि आपने खुद ही कह दिया वन साइड स्टोरी है, तो इट इज वन साइड स्टोरी। मैं चाहूंगा कि इस प्रोग्राम के फौरन बाद NCCIA के जो मुतल्लिका अफसरान हैं वो सामने आए और बकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, और ये बहुत जरूरी होगा। मैं इसके आपको एक अच्छी मिसाल देता हूँ। जब आई वॉज हेडिंग NR3C, जब इस तरह के वाक़यात होते थे, हमारे पे इल्ज़ाम लगते थे, तो हमारे महकमे के सरबराह जाकर प्रेस को खिताब करते थे और मीडिया को बताते थे। ये जो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर है बिटवीन लॉ एनफोर्समेंट, मीडिया एंड द पीपल हु आर इफेक्टेड, उसका लिए बहुत जरूरी है, नंबर 1। नंबर 2, जी सर, अम्मार जाफरी साहब से रब्ता मुनक़ता हुआ लगता है, फ्रीज हो चुकी हैं इस वक्त जो फीड वहाँ से आ रही है। बातचीत का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन देखिए कि डकी भाई के साथ जो कुछ भी हुआ, जो उनकी साइड की स्टोरी है, उसके मुताबिक ये जो क्राइम्स हैं ये किस नौयत के हैं, इनको भी डिसाइड करना ज़रूरी होता है और उसके मुताबिक आपकी ट्रीटमेंट देखी जाती है। क्योंकि अगर कोई शख्स बाकायदा क्रिमिनल नहीं है और वाइट कॉलर क्राइम्स कर रहा है, तो उस दौरान उसके साथ क्या रवैया रखा जाए, और इन्वेस्टिगेशन इदारों को भी सबसे ज्यादा जो तफ्तीश की गई जिस तरीके से उनसे, उसमें एक चीज जो है वो ये है कि वो उनके मुताबिक उन्होंने सब कुछ प्रोवाइड कर दिया था, अपने तमाम जो डिजिटल इंफॉर्मेशन थी, जो पासवर्ड्स थे, आईडीज थे, वो सब उन्होंने शेयर कर दिए। और उनको भी दुख सिर्फ इस बात का है कि जब मैंने सब कुछ प्रोवाइड कर दिया था तो उसके बावजूद फिर मुझ पर जिस्मानी तशद्दुद क्यों किया गया, मुझे मेंटल टॉर्चर भी किया गया। तो ये चीज एक गौरतलब बात है। और इसमें जो हैरत अंगेज इंकशाफ मैंने कहा, जो एक 7 साल बच्चे को वीडियो कॉल करके इस तरह से दिखाया गया तशद्दुद, ये सब चीजें ऐसी हैं कि जिन पर बात करना जरूरी है। और जिस तरीके से अम्मार जाफरी साहब बात करें, अम्मार जाफरी साहब आप हमें ज्वाइन कर चुके हैं? जी सर, प्लीज आप कंटिन्यू कीजिएगा। जी बहुत शुक्रिया। अच्छा, जो इसका है ना स्टैंडर्ड तरीका, वो क्या है कि एक इंक्वायरी रजिस्टर होती है, उसका एक आईओ बाकायदा नोटिफाई होता है कि ये इसका आईओ होगा, उसके बाद बड़े इख्तियार होते हैं इन्वेस्टिगेट करने के। लेकिन जब वो रिमांड पे लेता है मुलजमान को, 24 घंटे ज़्यादा रख नहीं सकते, कोर्ट में जाना पड़ता है, रिमांड पे लेते हैं, तो उनकी मुकम्मल जिम्मेदारी होती है कि उन पर कोई तशद्दुद ना हो। बगैर उनका मेडिकल चेक होता है मुलजमान का, जो नॉमिनेटेड मुलजमान होती है, कभी वो साबित नहीं हुए कोर्ट ऑफ लॉ के अंदर, और उसके अंदर उनका बाकायदा मेडिकल टेस्ट होता है उनका। उसके बाद के वो पूछता है मजिस्ट्रेट उनसे कि भाई आप पे तशद्दुद नहीं हुआ। तो मैं समझता हूँ कि जब इन्होंने अप्लाई किया होगा रिमांड को एक्सटेंड कराने के लिए, तो ये जज साहब की जिम्मेदारी थी कि वो उनसे पूछते कि भाई आप पे तशद्दुद तो नहीं हो रहा। अगर तशद्दुद हो तो वहां पे इंक्वायरी अफसर के खिलाफ इंक्वायरी शुरू हो जाती है, भाई क्यों आप इनको मारपीट कर रहे हैं। ये तो है वो मरवजा कानून। तो मैं ये समझता हूँ, अब ये चूंकि मौका, ये इसमें असल जो बदनामी है पाकिस्तान की है, ये बड़ी जरूरी बात है। इदारों की बदनामी का मतलब होता है पाकिस्तान की बदनामी, और ये मैं देखता हूँ कि अब ये इंटरनेशनल लेवल पे भी चीज जाएगी, तो फौरी तौर पर इसका रिबटल आना चाहिए गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से, मिनिस्ट्री की तरफ से, और बिल्कुल एक इसकी हाई लेवल इंक्वायरी होनी चाहिए, और उसके फैसला जो इंक्वायरी की जो आउट, तो अमार साहब एकदम इसको किस कैटेगरी में आप जो है आप देखते हैं इस क्राइम को? क्योंकि करप्शन एक जगह पर है, दूसरी जगह पर हम देखते हैं कि ऐसी एप्स जो बिल्कुल एडवर्टीजमेंट करवा रही हैं, तो एडवर्टाइज करना किस कैटेगरी का क्राइम है? देखिए, गुजारिश ये है पीका लॉ के मुताबिक कि सब चीज डिफाइंड है जिसको हम डिस्कस कर रहे हैं, तो हमने एज पर लॉ ऑफ द लैंड ही जाना है ना। तो मैं ये समझता हूँ कि जो किसी के खिलाफ बात करना इसको, और हमें बजाय रीइन्वेंट बिल हमें उसी पर चलना चाहिए। इसकी फौरी तौर के ऊपर एक हाई लेवल इंक्वायरी कमेटी बननी चाहिए, जिसके अंदर हर तरह के अफसरान हो, जिनका ताल्लुक अदलिया के साथ भी हो, इंतजामिया के साथ भी हो, लॉ एनफोर्समेंट के साथ भी हो, और वो एक फैसला करें कि जी अब ये रूल ऑफ द बिजनेस के मुताबिक ये क्राइम हुआ है, ये हुआ है, इसको अब ऐसे लेके चला जाए। इस वक्त सबसे बड़ा चैलेंज है FIA को, NCCIA को, पुलिस को, वो पब्लिक कॉन्फिडेंस का है। ये बड़ी तेजी के साथ जो कॉन्फिडेंस है, इसको बहाल करने की जरूरत है। इसको बहाल करने के लिए मीडिया बड़ा अहम रोल अदा कर सकता है। वी हैव टू कॉल स्पेड अ स्पेड, ये बड़ी जरूरी बात है। अगर हम ये नहीं करेंगे तो इंटरनेशनल लेवल के ऊपर हमारी बदनामी होगी। इस पे इंग्लिश में प्रोग्राम होने चाहिए ताकि मीडिया सुने, जैसा BBC या बाकी लोग करते हैं, इसको इशू को
लेकिन ये कोई वाकया आज का नहीं है। NR3C के जमाने में हमने इस तरह के हजारों केस हैंडल किए थे बकायदा। तो अमर साहब, ये जो केसेस आपके पास आते हैं किस तरह से आते हैं? ये आप खुद साख्ता तौर पर इन चीजों का डिसीजन लेते हैं या फिर इसके दो तरीके हैं। एक मुद्दई होता है जो कहता है जी मेरे साथ ये ज्यादती हुई है। अच्छा। वो जो ही केस मुद्दई रजिस्टर करवाता है उसको इंक्वायरी कहते हैं, इंक्वायरी रजिस्टर हो जाती है, अभी FIR नहीं करती। उस इंक्वायरी का एक इंक्वायरी अफसर नॉमिनेट हो जाता है, वो इंक्वायरी अफसर अपनी इंक्वायरी करता है, फिर वो अपनी रिपोर्ट करता है, उसके बाद एक जो मजाज अफसर है वो उसकी FIR ऑर्डर करता है। FIR की करते उसमें नॉमिनेटेड मुल्ज़िमान होते हैं, वो अरेस्ट हो जाते हैं, विद इन 24 आवर उनका रिमांड लेना पड़ता है, फिर वो इंक्वायरी ऑफिसर उस रिमांड के तहत। ये सब चीजें आज की नहीं है, जब से पाकिस्तान बना है जब से चीजें चल रही हैं। लेकिन अब इसकी जो वायलेशन, देखिए थानों में मारपीट हमेशा होती रही है, इसमें कोई वो नहीं है, हम सब जानते हैं कि। लेकिन ये जो पैसे भी लेना, मारपीट भी करना, ब्लैकमेलिंग, एक और बड़ी ठीक है, ये चीजें आपने कहा कि होती आई हैं और ये अभी एक जो हैरत अंगेज चीज थी जो हमारे लिए भी, कि एक बच्चे को वीडियो कॉल करके जिस तरह से ये डकी भाई ने कहा कि वो दिखाया गया, जो तशद्दुद उनके साथ किया गया, ये तो बड़ा गैर इंसानी रवैया है जो किसी भी किस्म, इसके बावजूद वो कह रहे हैं कि वो कॉपरेट भी कर रहे थे इंक्वायरी में, फिर भी ऐसा करना। हाँ, मैं देखिए आपने अपने प्रोग्राम के शुरू में खुद कहा कि ये वन साइडेड। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो ये दिस विल नॉट बी फेयर विद द अदर साइड कि उनको मौका ना दिया जाए। मैं समझता हूँ एक ओपन ट्रायल हो जिसके ऊपर ये सब चीजें, वो इल्जाम लगा रहा है ना, वो तो इनकम्बेंट है, उसने तो इल्जाम ही लगाना है, और वो ऐसे इशू करेगा, ही इज ब्लॉगर, वो तो उसको ट्रेंड है इन सब चीजों का, नेम एंड शेम कर रहे हैं। तो इस पर अभी कितना ज्यादा जरूरी है कि NCCIA का एक ऑफिशियल मौकिफ जो है वो जल्द से जल्द सामने आए, ताकि जिस तरह आपने कहा कि अवाम और इदारे के दरमियान जो एतमाद है वो पहले ही उसमें फुकदान है, तो उसको बहाल रखना बड़ा ज्यादा जरूरी है। ये बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। उसमें अब मीडिया को भी मैं थोड़ी सी रिक्वेस्ट करूंगा कि लो प्रोफाइल पे रहे। देखिए हमारे बच्चे सुन रहे हैं प्रोग्राम, हमारे लोग पहले खौफजदा है, जॉब नहीं मिल रहे, परेशानियां हैं लोगों को। मैं एक और चीज आपके प्रोग्राम से कहना चाहूंगा, हमें लोगों को रिलैक्स करने की जरूरत है, और रिलैक्स करने के लिए आपको कॉन्फिडेंट लोग ही आगे लाने पड़ेंगे। साइबर क्राइम पूरी दुनिया में हो रहे हैं, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं हो रहे, डार्क डीप वेब काम कर रही है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन इसके लिए कम्युनिटी को आगे आना चाहिए। अभी रिसेंटली मुद्दे पाकिस्तान ने एक पैसा सर्ट के नाम से कम्युनिटी सर्ट कायम कर दी है। टोटल 13 सर्ट बनाई हैं। एक तो हमारी मतलब जो नेशनल सर्ट है उसके अंडर 13 सेक्टोरियल सर्ट बनी है, उसमें मीडिया की भी नेपरा के अंडर एक सर्ट बनी है। उसके अंदर कहा, उसमें एक बनी है, इन 12 गवर्नमेंट की है और एक जो है वो पब्लिक के लिए, उसका कम्युनिटी सर्ट मैं पैसा पाकिस्तान इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी एसोसिएशन को मैं हेड कर रहा हूँ इसमें पाकिस्तान के अंदर। मैं उसी जज्बे के तहत आपको ये बता रहा हूँ कि पब्लिक कॉन्फिडेंस इदारों के ऊपर बहुत जरूरी है। तो जाफरी साहब ये भी बताइएगा, फिर कॉन्फिडेंस की अगर बात आती है तो वन साइडेड स्टोरी हमने सुन ली, उनकी रुदात तो हमने सुन ली, ये जो बेटिंग एप्स है इनके खिलाफ क्या कार्रवाई हुई? देखिए ये एप्स है बेसिकली, इसमें कई एलिमेंट्स हैं। अभी क्रिप्टो के ऊपर बातचीत शुरू हो गई है, काउंसिल बन गई है, बाइनेंस के हेड अभी आए हुए थे, बड़े सीनियर लोग, सीनियर मोस्ट पीपल ऑफ द कंट्री उनको मिले हैं, ठीक है। आज से कोई 8 साल पहले ये चीजें बैन थी, फिर आस्ता आस्ता ये चलती गई, अब यहाँ तक हम पहुंचे हैं। जब भी माशरे में नई चीजें आती हैं कंफ्यूज होते हैं लोगों के अंदर, उसमें फिर वो नॉलेजेबल लोग आगे आते हैं, उसमें से खराब चीजों को साइड पे करते हैं, क्लीन चीजों को एक तरफ करते हैं, फिर लेके चलते हैं। मैं समझता हूँ कि इस वक्त हमारे ये जो टेक्नोलॉजी की जो एकदम भ्रष्ट आया है, इसके ऊपर एक ऐसी अवेयरनेस की जरूरत है जिसके अंदर हर लेवल पे लोगों को एजुकेट किया जाए, जो विक्टिम्स हैं उनको भी एजुकेट किया जाए। देखिए कहते हैं ना, जब तक एक लालची भी मौजूद है दुनिया में, फ्रॉडियों के मजे रहेंगे। ये क्यों फ्रॉड कर जाते हैं हमारे साथ? क्योंकि उनको पता है कि मैं ऐसा मैसेज करूंगा तो ये खातून या ये मर्द को खोल के इस पे ये काम कर देंगे। अब आप खुद सोचें कि जो व्हाट्सएप का स्कैम चल रहा है, कि वो मैसेज आता है कि ये पार्सल आ गया, ये वो सबको पता है। यानी मैं कोई 100 टीवी प्रोग्राम में ये बात कर चुका होगा, फिर भी लोग इफेक्ट हो रहे हैं। इसका मतलब है कि बाय डिफॉल्ट जो इंसान है ना, वो जाता है अपने फायदे की तरफ। बस वो जब जाता है ना फायदे की तरफ, तो मुल्ज़िमान उसका या जो मुजरिमान है उसका इंतजार कर रहे होते हैं। बिल्कुल एग्जैक्टली, बिल्कुल ठीक। बहुत शुक्रिया हमारे जाफरी साहब हमारे साथ मौजूद। ये जो NCCI के अहलकारों पर कुछ इल्जामात लगाए हैं डकी भाई ने, उस पर हम बात कर रहे थे। अभी हम ब्रेक पर जाएंगे।
वेलकम बैक टू एक्सप्रेस। अब शामिल करते अपना सेगमेंट निकले तेरी तलाश में, जिसमें आज बात हो रही है दुनिया के अजीम कोहपेमा मेसनर के बारे में। आइए देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं वकार अहमद और आप देख रहे हैं निकले तेरी तलाश में। रेनोल्ड मेसनर जो हैं उनका शुमार दुनिया के सबसे बड़े कोहपेमा में होता है। वो कोहपेमा है जिन्होंने पहली दफ़ा 14 के 14 जो 8000ers हैं, 14 के 14 जो दुनिया के बुलंद तरीन पहाड़ हैं अल्पाइन स्टाइल में किए हैं, विदाउट एडिशनल जो ऑक्सीजन है उसके किए हैं। और एक कमाल उनका ये है कि नांगा पर्वत जो है उसको सर करना एक बहुत बड़ा कमाल समझा जाता था, उसमें कोई शक नहीं है। नांगा पर्वत ने सबसे ज़्यादा चैलेंजेस दिए। और लेकिन हर्बन बोल के बाद अगर हम 60s की आखिरी दिहाई और 70s की दिहाई में देखें तो नांगा पर्वत को 3 दफ़ा सर किया मेसनर ने। सो ये एक हैरान कुन को पैमा है। तार साहब जो हैं उनके बहुत बड़े मद्दाह हैं और एक दफ़ा मेरी मुलाकात उनसे करीमाबाद में हुई, साई की कैफ़े था हमारा, वहाँ पे वो आए थे। मेसनर जो है, और वो अचानक आए, बिल्कुल कोई आइडिया नहीं होता। और मेसनर जब भी पाकिस्तान आते हैं तो किसी को कभी ऐसी कानो कान खबर नहीं होती, बस वो खामोशी से आते हैं और वो चले जाते हैं। गुज़श्ता कुछ हफ्ते पहले वो स्कर्दू में पाए गए और फिर कुछ तस्वीरें जो हैं वो बाहर आईं। तार साहब इस वक्त हमारे साथ हैं क्योंकि मेसनर के हवाले से उन्होंने बहुत सारा लिखा भी, अपनी नांगा पर्वत किताब पे भी लिखा है। तार साहब बहुत शुक्रिया आपका। आपके बहुत ही जो फेवरेट को पैमा है मेसनर, उनको कुछ हफ्ते पहले स्कर्दू में देखा गया, इस हवाले से आप क्या कहेंगे? वो तस्वीरें मैंने देखी और मैंने इतना मिस किया कि कुछ भी होता, अगर मुझे मालूम होता ना कि मेसनर आए हुए हैं वहाँ पे, तो मैं किसी ना किसी तरह वहाँ पहुँच जाता और मैं उसके हाथों को चूमता, क्योंकि उन हाथों ने जो कुछ अचीव किया है और जो कुछ लिखा है। इज ए ग्रेट राइटर ऑल्सो। मेरे पास एक किताब भी पढ़ी है, उसके ऊपर उसके साइन है। बिल्कुल। तो मेसनर वहाँ पे आए और स्कर्दू बाजार में चल रहे हैं, ज़रा से कुबड़े हुए हैं। तो आई हेयर अबाउट 90। तो आज से कोई 7 साल पहले वकार आपका ही जो साई की होटल था उमजा में, इत्तफाकन मेसनर वहाँ भी आए थे। बिल्कुल आए, और आपकी तस्वीर भी है। तो तब भी मैंने आपकी किस्मत पर बड़ा रश किया, क्योंकि सारी उम्र बहुत सारे लोग होते हैं उनको आप मिलना चाहते हैं और आप मिल नहीं सकते, और ये एक कसक रहती है दिल में कि उनको मिला जाए। रेनोल्ड मेसनर के साथ मेरी बहुत सारी वाबस्तगियाँ हैं, और एक छोटी सी है कि जब मैं तरशिंग गया हूँ तो वहाँ कोई होटल नहीं था। एक तरशिंग होटल था, वो अभी ज़ेर तामीर था, 3-4 कमरे, फर्श पे अभी पत्थर थे बगैर खिड़कियों के। तो हमने वहाँ पे 2-3 रातें गुजारी, मैंने और शुमैर ने और मंसूर राई जो मुसव्विर है। जी जी बिल्कुल। तो बाद में उसके साथ वाले कमरे में रेनोल्ड मेसनर ठहरे। तो वहाँ पे मुझे बताया गया, मैं तो तरशिंग नहीं गया, कि एक तरफ मेरा नाम लिखा हुआ कि वो वहाँ यहाँ ठहरे और एक तरफ रेनोल्ड मेसनर का नाम। ये मेरे लिए बहुत एजाज़ की बात थी। मेसनर जो है वो इश्क करते हैं पाकिस्तान, नॉर्थ से ख़ास तौर पे, और मैं नहीं समझता कि वो इटालियन या ऑस्ट्रियन या स्विस है। ही इज़ बेसिकली पाकिस्तानी, क्योंकि जितनी पाकिस्तान ने उन्हें मोहब्बत दी है और जितनी उन्होंने पाकिस्तान से मोहब्बत की है। मतलब पूछा गया कि मेसनर साहब स्विट्ज़रलैंड में भी तो पहाड़ है, उनका नो, देयर हिलॉक्स, पहाड़ियाँ हैं, पहाड़ तो पाकिस्तान में है। इसी तरह ही आखिरी बात मैं करता हूँ, मेसनर के बाद में बहुत सारी मैं गुफ्तगू कर सकता हूँ। मेरा फेवरेट आदमी, एक उन्होंने ये भी कहा था कि उन्हें पूछा गया ना कि माउंटेनियर्स बड़े ब्रेव होते हैं, तो ही सेड रिमेंबर वन थिंग, ए ब्रेव माउंटेनियर इज ऑलवेज ए डेड माउंटेनियर। ऑस्ट्रिया में मेरा ख्याल है, क्योंकि ये बेसिकली जर्मन है, ये ऑस्ट्रिया और स्विट्ज़रलैंड की सरहद पर वाक़या है, वो जर्मन है नस्ल के लोग। तो इन्होंने वहाँ पे एक किला खरीद रखा है और उस किले को एक म्यूज़ियम बनाया हुआ है माउंटेनियरिंग का और अपनी हयात का। जो बूट उन्होंने पहने, मसलन उसमें वो बूट भी है जब नांगा पर्वत से वो वापस आ रहे थे तो उन्होंने पहने हुए थे, और बाद में उनके भाई का बूट भी वहीं से मिला था। आफ्टर सो मैनी ईयर्स उनके ऊपर शक किया जाता रहा, उनके ऊपर मुकदमा भी चला कि शायद ही इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेथ ऑफ हिज ब्रदर, लेकिन वो जो बूट चला तो उससे उसकी इनोसेंस साबित हो गई कि उसने बहुत कहा कि मैं कैसे कर सकता था, बस
वो एक लंबी दास्तान है। चुनाचे वहाँ पे किले में जो मैंने 2-3 उनकी वीडियोस देखी हैं, तो एक जगह वो कमेंटेटर ये कहता है कि अगर आप जाएं राइनोल्ड मैसनर के उस किले म्यूजियम में, छोटा सा किला है, तो यू मे बी लकी, क्योंकि एट टाइम्स राइनोल्ड मैसनर इन पर्सन कम्स देयर एंड यू कैन मीट हिम। सही। तो आप ये देखें कि राइनोल्ड मैसनर वाज इन स्कर्दू एंड आई कुड मीट हिम, लेकिन आई कुडंट। रेनोल्ड मैसनर जो हैं वो टारसम से बहुत मुतासिर भी रहे हैं, अपनी किताबों में बहुत तफसील से जिक्र किया है। इन पे फिल्म्स भी बनी हैं, नागा पर्वत फिल्म आप देख सकते हैं, तो उसमें मैसनर की सारी स्टोरी है और उनके भाई की, किस तरह ये द्यामर साइड से उतरे और बिल्कुल नीचे उतर के जो क्रेविसेस होती हैं, जो ग्लेशियर, वहाँ पे एक क्रेविस के अंदर इनके भाई गुम हुए थे, ये इनका कहना था। और जो जिन्होंने मुकदमा किया था वो ये समझते थे कि समिट पे रेनोल्ड मैसनर जो है अपने भाई को जिंदा छोड़ आए थे, यानी उसको बहुत ही यानी शदीद बुरी हालत में थे, तो उस बुरी हालत में समिट पे छोड़ आए थे। सिर्फ इस वजह से कि एक रिकॉर्ड बन सके और मैं एक साइड से चढ़ाऊँ, रूपल साइड से और द्यामर साइड से उतर जाऊँ। सो रेनोल्ड मैसनर जो है वो एक बड़ी अफसानवी किस्म की शख्सियत है, बहुत ही ज़बरदस्त शख्सियत है। अगर आप म्यूजियम देखना चाहें, यानी आप गूगल करके उनकी तस्वीर देखना चाहें, तो मैसनर माउंटेनियरिंग म्यूजियम MMM, इसको गूगल कीजिए तो आपको म्यूजियम और उसमें पड़ी हुई अशिया भी नजर आएंगी। देखते रहिए निकले तेरी तलाश में। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। नाज़रीन, पूरे पाकिस्तान की मिट्टी इतनी जरखेज है कि इस मुल्क के कोने कोने से टैलेंट निकलकर मुल्क का नाम दुनिया भर में रोशन कर रहा है। हाल ही में पाकिस्तान के बासलाहियत मगर वसाइल से महरूम वेट लिफ्टर काशिफ रेहान ने श्रीलंका में मुनक़िदा वर्ल्ड पावर वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीतकर तारीख रकम की। और हैरान कुन बात यह है कि माली मुश्किलात के बाइस काशिफ रेहान ने उधार रकम लेकर इवेंट में हिस्सा लिया और शानदार कारकर्दगी दिखाते हुए दुनिया भर के 350 से ज़ायद वेट लिफ्टर्स को मात दे दी, जिसमें काशिफ रेहान ने मजमूई 310 किलोग्राम वजन उठाया। उन्होंने 160 किलोग्राम डेड लिफ्ट और 150 किलोग्राम स्क्वाट के साथ शानदार मजमुआ बनाकर पहली पोजीशन हासिल की। काशिफ रेहान इससे कबल एशियन मास्टर्स वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप कतर में भी गोल्ड मेडल अपने नाम कर चुके हैं, तहां वहां भी उन्हें हुकूमती या इदारती मुआवनत नहीं मिली थी और वो गाड़ी बेचकर इवेंट में शरीक हुए थे। हर बार उन्होंने अपनी मेहनत और महदूद वसाइल के बावजूद अपना टैलेंट मनवाया है। मजीद काशिफ हमारे साथ ही मौजूद हैं, उन्हीं से बात करें। काशिफ वेरी मच हमें ज्वाइन करने के लिए, कैसे आप? अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया, आपने मुझे मौका फराहम किया या यहाँ मदऊ किया यहाँ पे आने का, बहुत शुक्रिया। ग्लैड टू हैव यू। सबसे पहले तो ये बताएं कि हम मुबारकबाद आपको देना चाहेंगे जीत के लिए, आपको मुबारकबाद, गोल्ड मेडल हासिल करने के लिए मुबारकबाद। और ये बताइएगा पाकिस्तान के आवाम को भी मुबारक हो। बिल्कुल। और ये भी बताइएगा कि श्रीलंका पहुंचने तक जो आपकी मेहनत है वो भी काबिल सताइश है। सबसे पहले ये बताएं कि चैंपियनशिप में शिरकत के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ी आपको? मैं तकरीबन पिछले कोई 30-35 साल पहले वेट लिफ्टिंग किया करता था। बीच में 2004 में मैंने वेट लिफ्टिंग छोड़ दी, यही फाइनेंशियल मैटर की बिना पे, और मुख्तलिफ हर्डल्स जो क्रिएट हुए, ईरान जा रहा था वो भी नहीं जा सका, तो फिर दोबारा पिछले साल मैंने दोबारा वेट लिफ्टिंग शुरू की थी। दोहा में फिर मैंने पार्टिसिपेट किया, इंशाल्लाह अल्लाह ताला ने भी वहाँ इज्जत बख्शी और गोल्ड मेडल लिया। और इसके बाद जो है ना फिर दोस्तों ने कहा कि यार वर्ल्ड पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप हो रही है कोलंबो में, तो वहाँ के लिए फिर मैंने तैयारी की। ज़बरदस्त। अच्छा काशिफ, आप अपनी मेहनत के बलबूते पर शिरकत करते आए हैं, ये जो चैंपियनशिप्स हैं, इससे पहले जो कतर का आपने जिक्र किया वहाँ गोल्ड मेडल हासिल किया, तब आपने अपनी गाड़ी बेची थी, इस बार कुछ रकम आपको उधार लेना पड़ी, क्या वजह है? हुकूमती सरपरस्ती नहीं है? आपका ज़बरदस्त किस्म का टैलेंट है, आप पाकिस्तान के नाम मेडल्स कर रहे हैं, पाकिस्तान का नाम रोशन कर रहे हैं, क्योंकि स्पॉन्सर्स वगैरह के इतने मसाइल क्यों हैं? देखिए, मेरा ताल्लुक जो है वो बलूचिस्तान से। बलूचिस्तान वैसे ही एक रिमोट एरिया है और यहाँ पर जो है ना स्पॉन्सरशिप ना होने के बराबर है। और हुकूमती इदारे, हमें उम्मीद तो है हुकूमती इदारों से, मगर जो इदारों में बैठे हुए लोग हैं वो मुख्तलिफ किस्म के जो है ना हर्डल्स वगैरह क्रिएट करके वो इस तरह की, कभी एक ऑब्जेक्शन है, कभी दूसरी ऑब्जेक्शन है, वो इस तरह के करके इस वजह से हमारे मुल्क के जो है खिलाड़ी भी ज़ाया हो रहे हैं। मुझसे बहुत बेहतर खिलाड़ी इस टाइम मौजूद भी हैं और जो ज़ाया भी हो चुके हैं।
मैं तो खैर अपने उससे विल पावर से लगा हुआ हूँ और मेहनत कर रहा हूँ, तो यहाँ तक पहुँच गया। तो काशिफ, इस जीत के बाद कोई आपको खास रिस्पांस मिला हो? नहीं, अभी तक तो गवर्नमेंट की तरफ से कोई खास रिस्पांस नहीं मिला। हाँ, अलबत्ता दूसरी तरफ मीडिया ने बहुत ज़्यादा मेरी पजीराई की है और मुझे बहुत ज़्यादा हाईलाइट किया है, जिसका मैं उनका बहुत शुक्रगुजार हूँ। बिल्कुल करना भी चाहिए, आपको शुक्रगुजार होने की ज़रूरत नहीं है, आप डिज़र्व करते हैं, आप इतना अच्छा काम कर रहे हैं, इस तरीके से पाकिस्तान का नाम रोशन कर रहे हैं, तो हमने हाईलाइट करना ही है। और हमारा जो प्लेटफॉर्म है ख़ासतौर पर एक्सप्रेसो का, वो आप जैसे टैलेंट के लिए ही है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि जब स्पॉन्सर के इतने ज़्यादा मसाइल हैं, तो जो आपकी ट्रेनिंग के अखराजात हैं वो आप कैसे पूरे करते हैं फिर? जी, शुरू से देखें, जब मेरे वाले साहब हयात थे तो वो जो मेरी एक गवर्नमेंट में जॉब भी है, तो मैं वो सारे पैसे वो अपने ऊपर ही खर्च करता था। फिर अब मेरे अपने बच्चे भी हैं, शादी हो गई है, तो उसके बाद थोड़े मेरे फाइनेंशियल माली हालात सेटल हुए, तो मैंने दोबारा से अपना वेट खरीदा और मैं अपने घर पे ही छत के ऊपर जो है ना ट्रेनिंग करता हूँ। राइट, तो काशिफ, आपको आपका महकमा सपोर्ट नहीं करता इसमें? जी नहीं, महकमा, क्योंकि देखें महकमा मेरा महकमा प्रोविंशियल गवर्नमेंट है, मैं एज ए स्पोर्ट्स जो है ना महकमे में नहीं लगा हूँ। तो जैसे पुलिस हो गई, वापडा हो गई, रेलवेज हो गई, वो अगर स्पोर्ट्समैन लगे होते तो वो उनको सपोर्ट करते हैं, मगर हमारे जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट में वो नहीं करते हैं सपोर्ट। ठीक है। अच्छा काशिफ, बताएं, इतनी सारी मुश्किलात भी आपको रोक नहीं सकी, आप आगे बढ़ते रहे और चलते रहे, आगे फ्यूचर में क्या प्लान्स हैं आपके? कौन सी ऐसी चैंपियनशिप है जिस पर आपकी नजर है, जिसमें आपने पार्टिसिपेट करने का सोचा है? 2026 में कई मास्टर वेट लिफ्टिंग की भी चैंपियनशिप्स आ रही हैं, जो कि एथेंस में, मुख्तलिफ ममालिक में। अगर मेरी जेब ने मुझे इजाज़त दी और मेरे फाइनेंशियल मैटर थोड़े बेहतर हुए तो इंशाल्लाह, मैं ट्रेनिंग तो वैसे मैं कर रहा हूँ, तो इंशाल्लाह मैं वहाँ पे भी मास्टर कैटेगरी में शमूलियत करूँगा। तो काशिफ, जो वेट लिफ्टर अब आपको देखकर जो हैं जोशीले हो गए हैं, उनको क्या पैगाम देना चाहेंगे? उनको मैं यही पैगाम दूंगा कि कभी भी वेट लिफ्टर्स के अलावा भी तमाम खिलाड़ियों को कभी भी डिसहार्ड ना हो, जिंदगी में हर्डल्स आते रहते हैं, उनको बर्दाश्त करें, अपने हिम्मत व अज़म से बर्दाश्त करते हुए उनको आगे चलते रहें, क्योंकि जीत इसी तरीके से मिलती है। काशिफ हमारे साथ मौजूद थे, काशिफ रेहान, और जिस तरीके से उन्होंने एफर्ट की है वो सबके लिए वाकई काबिल दीद है। काशिफ, आप कुछ अपील करना चाहेंगे, ख़ास तौर पर जिस तरह से आपने कहा कि आगे चैम्पियनशिप्स तो आप पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, लेकिन मसाइल वही हैं, बजट के जो अखराजात हैं उसके लिए? देखिए, सारी चीज़ें तो आप लोगों ने हाईलाइट कर दी ना। असल चीज़ जो स्पोर्ट्स में होती है वो फाइनेंशियल मैटर्स ही होते हैं, चाहे वो आपकी डाइट हो, डाइट के लिए वेट लिफ्टर को या पावर लिफ्टर को बहुत ज़्यादा खुराक की पैसों की फाइनेंशियल उसको हेल्प की ज़रूरत होती है। और इसके अलावा जब इंटरनेशनली जाते हैं तो वहाँ का एयर फेयर हो गया, होटलिंग हो गई, ये तमाम चीज़ें अगर गवर्नमेंट जो है ना वो किसी भी स्पोर्ट्स की पर्सन की बर्दाश्त करें तो उसको मज़ीद आसानियाँ होगी। और जो हमारे पीछे खिलाड़ी बैठे हुए हैं जो इस इंतज़ार में कि यार किसी को कुछ वो हो, सपोर्ट हो, तो वो भी आगे बढ़े और हमें देखकर और भी लोग जो है ना वो आगे बढ़ेंगे खेलों में। बिल्कुल ऐसा ही। काशिफ, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे गुफ्तगू करने के लिए। और जैसे कि कह रहे हैं कि हमें देखकर और भी लोग बढ़ेंगे, तो वो वाकई बढ़ते तो हैं, लेकिन फिर वो फाइनेंशियल मैटर्स आ जाते हैं। इसके लिए ज़रूरी होता है कि आप जीतें, वो गोल्ड मेडल लेकर आ रहे हैं, तो फिर काशिफ जैसे जो खिलाड़ी हैं उनको पीछे किसी सूरत नहीं छोड़ना चाहिए, उन्हें फाइनेंशियल जो असिस्टेंस है वो ज़रूर प्रोवाइड करनी चाहिए। हम ब्रेक के बाद आ सकते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। 4 रोज तक लाहौर में जारी रहने वाली इंटरनेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप शानदार जीत के साथ खत्म हुई है और पाकिस्तानी बॉक्सर मोहम्मद वसीम ने टाइटल का कामयाब दिफा किया है। इंटरनेशनल बॉक्सिंग मेले में मजमूई तौर पर 21 फाइट्स हुई, जिसमें 15 ममालिक से 44 बॉक्सर्स ने वर्ल्ड बॉक्सिंग एसोसिएशन के ताउन से मुनक्किद चैंपियनशिप में शिरकत की है। और आखिरी रोज फाइट फॉर ग्लोरी के नाम से WBA गोल्ड बैंटम वेट टाइटल के लिए कौमी बॉक्सर मोहम्मद वसीम और थाई बॉक्सर जकरावत के दरमियान जबरदस्त मुकाबला देखने को मिला। 12 राउंड्स तक जारी रहने वाली फाइट में मोहम्मद वसीम फातेह करार पाए और मोहम्मद वसीम इससे कबल भी कई कौमी और बैनुल अक़वामी मुकाबले जीत चुके हैं। मजीद हमारे चैंपियन फाइटर हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम वसीम, कैसे हैं आप?
वालेकुम सलाम, मैं ठीक, अल्लाह का बड़ा कपड़ा करम है। आप बताएं खैरियत से सब ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। वसीम, सबसे पहले तो आपको बहुत ज़्यादा मुबारकबाद, टाइटल का कामयाब दिफा आपने किया। आप क्या कहेंगे ये जो इंटरनेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप मुनाकिद हुई लाहौर में, इस पर? अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा ज़बरदस्त इवेंट हुआ है और पूरी दुनिया से बॉक्सर्स आए और इन्होंने पाकिस्तान में जो हमारी जो पाकिस्तानियों की हॉस्पिटलिटी देखी तो बड़े खुश थे और बड़ा सक्सेसफुल अल्हम्दुलिल्लाह इवेंट हुआ है और अमेजिंग फाइट्स हुए हैं। आप लोगों ने शायद फाइट्स देखे हैं, बड़े टफ फाइट्स हुए हैं और 2 वर्ल्ड टाइटल लाइन में थे, जैसे WBA वर्ल्ड गोल्ड प्लैटिनम वेट टाइटल मैं लड़ा था और इसमें लाइट वेल्टर वेट का वर्ल्ड टाइटल भी ऑन द लाइन था। 2 वर्ल्ड टाइटल्स हुए, बाकी 6-7 एशिया के टाइटल्स भी हुए हैं और बड़े सनसनीखेज फाइट्स हुए माशाल्लाह और बड़ा सक्सेसफुल इवेंट हुआ पाकिस्तान में। बिल्कुल वसीम, कांग्रेचुलेशंस फिर से टाइटल का दिफा करने के लिए। लेकिन इसके साथ थाई बॉक्सर ने काफी आपको चैलेंजिंग टाइम दिया, 12 राउंड्स तक ये फाइट बरकरार रही है, कैसा एक्सपीरियंस रहा उसे बॉक्सिंग के लिए? जी मैंने बड़ी जबरदस्त कैंप की थी। मैंने 3 मंथ्स मैंने लिवरपूल में बड़ा टफ ट्रेनिंग किया था। मुझे पता था कि फाइट बड़ा टफ होगा बिकॉज जो जकरावत है जो ताई फाइटर था, इसके 50 विन्स थे, 57 फाइट्स थे और 29 नॉकआउट्स थे। मतलब मेरे एक्सपीरियंस से ज्यादा उसके फाइट्स थे। मेरे टोटली जो फाइट्स थे वो 15 थे और उसके जो है मेरे फाइटों के मुकाबले में उसने मुझसे 3-4 गुना ज्यादा फाइट्स किए हुए थे। तो मैंने काफी मेहनत की थी, अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा सक्सेसफुली मैंने अपना टाइटल डिफेंड किया और 12 राउंड तक बड़ी अच्छी फाइट रही और अल्हम्दुलिल्लाह पहले पाकिस्तानी हूँ जो 2 दफा मैंने WBA वर्ल्ड टाइटल जीता और अब अल्हम्दुलिल्लाह फाइट ऑफ द ईयर के लिए मेरा नाम गया है और ये मेरे लिए बड़ी बात है, पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी बात है कि इंशाल्लाह फाइट ऑफ द ईयर पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी बात है और जब आप जैसे हमारे पास प्लेयर होंगे, आप जैसे फाइटर होंगे चैंपियंस, तो फिर हमें पता है कि जीत हमारी होगी, खा वो कहीं भी चैंपियनशिप हो रही हो। अच्छा, एक तो ये बताइएगा कि इस इंटरनेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप का एक्सपीरियंस ओवरऑल आपके लिए कैसा रहा, खासतौर पे अपने मुल्क में होने वाली इस तरह की कोई चैंपियनशिप हो, कितनी ज़्यादा चैलेंजिंग रही और क्या कुछ ज़्यादा प्रेशर भी होता है कि अपने लोग भी हैं और उनमें वो आपको देख भी रहे हैं और आपके लिए बड़ा यह है कि आपने जैसे बताया कि जो थाई बॉक्सर था वो काफी टफ हरीफ था आपके लिए, तो उसमें प्रेशर भी था आपके ऊपर? जी बिल्कुल प्रेशर था। आप देखें फिर लाहौर में इतना बड़ा इवेंट, 15 इंटरनेशनल कंट्रीज जिसमें मोस्टली वन ऑफ द बेस्ट फाइटर्स फ्रॉम अमेरिका, लाइक जैसे कि आप देखेंगे, आप लोगों को पता हो कि वन ऑफ द बेस्ट बॉक्सिंग का जो बड़ा नेम रॉय जोन्स जूनियर वो भी पाकिस्तान थे, जो फॉर्मर जो है अनडिस्प्यूटेड वर्ल्ड चैंपियन रहे हैं अपने वेट क्लास में और दुनिया बॉक्सिंग के बहुत बड़े नाम है, वो भी यहीं पर लाहौर में इवेंट में उन्होंने बड़ा एंजॉय किया। मतलब फॉरवर्ड्स ने बहुत एंजॉय किया। मैंने तो बड़ा टफ फाइट किया लेकिन मैंने बहुत मेहनत की थी इस फाइट के लिए, लेकिन क्रेडिट गोज टू यू नो लाइक पंजाब गवर्नमेंट और पाकिस्तान आर्मी, उन्होंने बहुत ज्यादा सपोर्ट किया था इस इवेंट में। ये बहुत बड़ी इवेंट थी। पूछना चाह रहा था आपसे कि सीएम साहिबा की मौजूदगी से भी आपकी फाइट्स पे कुछ असर पड़ा? जी हाँ, मुझे काफी प्रेशर था। वहाँ पे चीफ मिनिस्टर साहिबा वहाँ पर बैठी हुई थी और भी नो जैसे कि कोर कमांडर लाहौर साहब वहाँ पर बैठे हुए थे और बड़े बड़े नाम वहाँ पे थे। प्रेशर काफी था लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ट्रेनिंग इतनी अच्छी की थी कि मुझे पता था कि 12 राउंड तक ताई बॉक्सर ने जिससे 3 राउंड में मुझे नॉकडाउन लगा था वही 3 राउंड जीता, बाकी 9th राउंड में विन कर गया था बिकॉज पॉइंट लेवल पे मेरे पॉइंट बहुत ज्यादा थे। राइट। अच्छा वसीम, क्या लगता है आपको, आप तो माशाल्लाह टैलेंटेड हमारे चैंपियन प्लेयर हैं, पाकिस्तान में ओवरऑल बॉक्सिंग के हवाले से कितना टैलेंट आप देख रहे हैं और उसके आगे तरवीज के लिए इस तरह की जो चैंपियनशिप है, इंटरनेशनल चैंपियनशिप, उनका इनेकाद कितना ज़्यादा ज़रूरी और खुश आइंदा है? देखिए बहुत ज़रूरी है। हमने जो है जो फाइट फॉर ग्लोरी जो लाहौर में हुआ उसमें हमने बहुत अच्छे जो है फाइट्स कराए, जिसमें सबसे बड़ी बात है कि हमने फीमेल फाइट्स कराए। फीमेल को हमने अपॉर्चुनिटी दी। फीमेल बॉक्सर जो पाकिस्तान की थी वो इस इवेंट में उन्होंने बड़ी अच्छी फाइट्स की। 6 फीमेल फाइट्स हुए जिनमें
बड़ी ज़बरदस्त जो है फीमेल ने फाइट की और उन्होंने बड़ी अच्छी बॉक्सिंग दिखाई। तो हमारी जो है, जो मेरा गोल है वो मैं फीमेल बॉक्सिंग को भी पाकिस्तान में प्रमोट करूं और जो हमारे यंगस्टर्स हैं, जो हमारे यंग फाइटर्स हैं, उनको भी सपोर्ट करूं। तो अल्हम्दुलिल्लाह लगे हुए हैं और बड़ा सक्सेसफुली अल्हम्दुलिल्लाह ये बॉक्सिंग पाकिस्तान में हम करा रहे हैं और इंशाल्लाह फ्यूचर में बहुत बड़े बड़े इवेंट्स होंगे इंशाल्लाह। तो वसीम, किस तरह से ठीक तरीके से लेकर चला जा सकता है इसको? कोई आपका फ्यूचर प्लान, कोई फ्यूचर विजन बॉक्सिंग को लेके पाकिस्तान के अंदर? जी बिल्कुल, मैं यही लगा हुआ फैल्कन सपोर्टिंग प्रमोशन है बॉक्सिंग। मेरे साथ फॉरेनर्स लोग हैं, फॉरेनर्स जो यूके के मेरे जो ट्रेनर है जैसे डैनी वॉन, क्रेज ग्लोवर और मार्टिन क्लिफर्ड, निक पीटर्स, जो हमारी पूरी टीम है जो फॉरेनर्स हैं जो पूरी दुनिया में बॉक्सिंग कराते हैं, वो पाकिस्तान में आके उन्होंने जो इवेंट कराए, आप लोगों ने शायद देखा होगा कि इवेंट कितना सक्सेसफुली हुआ और जो हमने जो रिंग को सजाया, वहाँ पर जो हमारी जो है क्या नाम है जो स्टेडियम बनी, वो सब ये इन्होंने अपने मतलब आप भी मतलब खुद ही किया और उन्होंने जो है पंजाब गवर्नमेंट के उससे क्या कहते हैं सपोर्ट से ये जो है रिंग बनाया और बहुत सक्सेसफुली, मतलब इस तरह का इवेंट आज तक दुनिया में बहुत कम जगहों पे हुआ है। अगर आप सोशल मीडिया पे देखें तो इस इवेंट के हवाले से मिलियंस ऑफ व्यूज ऑलरेडी हो चुके हैं इन लास्ट वीक में, मतलब एक वीक हो गया पूरे इवेंट को और मिलियंस ऑफ व्यूज जो है बड़े बड़े बॉक्सिंग में जो चैनल्स है उन पे लोग अभी तक इस इवेंट के हवाले से बात कर रहे हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा सक्सेसफुल इवेंट हुआ है और हमारी कोशिश होगी कि फ्यूचर में इंशाल्लाह हम इस तरह के और इवेंट्स भी कराएं इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया मोहम्मद वसीम, हमारे चैंपियन बॉक्सर हमारे साथ, और वाकई बड़ा खुश आइंद है इस तरह के इवेंट्स का इनेकाद और इस तरह से आने वाला जो हमारा मजीद टैलेंट है उनके लिए बड़े रास्ते खुलते हैं। और ख़ास तौर पर जो लाहौर में ये जो इंटरनेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप है, जिस तरीके से इसका इख्तिताम हुआ, जिस तरीके से इसके अरेंजमेंट्स किए गए थे, सीएम साहिबा खुद मौजूद थी टू इनकरेज आवर प्लेयर्स, वो भी बहुत काबिल ताईद है। आपको करना भी चाहिए। ऐसा बड़ा नाम नहीं था जिसको यहाँ मदूनी किया गया, जिसको यहाँ बुलाया नहीं गया, और ख़ास तौर पर ऐसे लोगों का, ऐसे इंटरनेशनल प्लेयर्स का, एथलीट्स का पाकिस्तान में आना बड़ा ही खुश आइंद है। उम्मीद है आज का एक्सप्रेसो भी आपको बहुत पसंद आया होगा, क्योंकि हम आपसे ले रहे हैं इजाजत। मुलाकात आपसे होगी कल, अपना ख्याल रखिएगा, फीडबैक जरूर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।